इस परिचर्चा में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं रवि तनेजा, कॉलेजिएट ड्रामा सोसाइटी और पंजाबी रंगमंच दिल्ली की तरफ से आए हुए तमाम स्पीकर्स का, हमारे आदरणीय गुरु का मैं सबका स्वागत कर रहा हूं। हमारे पास आज जो स्पीकर्स हैं, डॉक्टर रबेल सिंह जो कि भूतपूर्व सकत्तर हैं पंजाबी अकादमी के और प्रेजेंटली वो प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पंजाबी के, और डिपार्टमेंट भी रह चुके हैं पंजाबी डिपार्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के। और श्री गुरवेज सिंह जी हमारे बीच में हैं जो सेक्रेटरी हैं वर्तमान में पंजाबी अकादमी के। और ये दो होंगे हमारे मुख्य वक्ता जो अपनी बात रखेंगे। और बाकी पैनल के अंदर हमारे पास सीनियर जो हैं डॉक्टर प्रताप सहगल जी जो कि हिंदी के विख्यात तो प्रसिद्ध हमारे नाटककार हैं, दिल्ली के रंगकर्मी हैं, जो काफी सालों से दिल्ली के अंदर रंगकर्म के साथ हुए हैं। इनके नाटक काफी चर्चित हैं, काफी मशहूर नाटक हैं और पंजाबी बैकग्राउंड से हैं, लेकिन इनके नाटकों के अंदर भी पंजाब की स्मेल हमें आती है, पंजाब की मिट्टी की स्मेल हमें आती है। दूसरे हमारे साथ हैं पैनल के अंदर संगम पांडे जी। संगम पांडे जी के बारे में सब जानते हैं, हिंदुस्तान के और हमारे हिंदी मंच के बहुत ही विख्यात हमारे ये आलोचक हैं, सीनियर क्रिटिक है हमारे। पंजाबी रंगमंच को दिल्ली के अंदर जितना भी हुआ है इन्होंने बड़े गौर से देखा है, शुरू से देखते रहे हैं और इनके बारे में समीक्षा भी ये अखबारों में लिखते रहे हैं। और ना केवल दिल्ली के बल्कि हिंदुस्तान के तमाम रंगमंच के साथ ये जुड़े हुए हैं, जाते रहते हैं, बात करते रहते हैं। इनका अपना एक अनुभव है, तजुर्बा है। डॉक्टर प्रताप सहगल के बारे में मैंने बताया कि हिंदी अकादमी और साहित्य कला परिषद और बाकी अकादमियों के साथ भी उनकी एक्सपर्ट कमेटी के अंदर जुड़े हुए हैं, उनके काम राम को सब देखते रहते हैं। दिल्ली के अंदर जो रंगकर्म हो रहा है उसमें ये काफी रुचि रखते हैं। और कुलजीत सिंह जी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं जो कि क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, अटेलियर ग्रुप इनका अपना है, पिछले काफी सालों से रंगमंच कर रहे हैं डॉक्टर कुलजीत सिंह जी। इससे पूर्व वो खालसा कॉलेज के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे इंग्लिश के और थिएटर कर रहे हैं, पंजाबी भी करते हैं, हिंदी भी करते हैं, इंग्लिश भी करते हैं। काफी चर्चित नाम है डॉक्टर कुलजीत सिंह जी का। और एक और चर्चित नाम हमारे साथ जुड़ा हुआ है विजय सिंह जी का। विजय सिंह जी भी थिएटर के ही आदमी है, संगीत नाटक अकादमी के अंदर प्रोग्राम ऑफिसर हैं और थिएटर के को देखते हुए, थिएटर डिपार्टमेंट में थिएटर को देखते हुए पूरे हिंदुस्तान का वो थिएटर वो देखते रहे हैं, करते रहे हैं, उनका अनुभव लेते रहे हैं। खुद बहुत अच्छे एक्टर हैं और मजे की बात है कि उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि वो पंजाबी हैं, होशियारपुर के हैं। मुझे आज जब संगम जी से बात हो रही थी कि क्या विजय सिंह पंजाबी है, मैंने कहा बिल्कुल पंजाबी है। मैंने कहा यार मैं तो उसको यूपी का समझता था सिंह के नाम से। और विजय जी क्योंकि संगीत नाटक अकादमी के प्रोग्राम ऑफिसर हैं और ड्रामा के हैं, और इस समय पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो थिएटर हो रहा है संगीत नाटक अकादमी की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से जो भी होता है, ये उसको बहुत नजदीक से और उसको कंडक्ट करते रहे हैं। तो हमें खुशी है कि हमारे बीच में कुछ सीनियर लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनमें डॉक्टर जयदेव तनेजा जी, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अच्छी बात है हमारे बीच में है, हमारे लिए बहुत आदरणीय है, एक बहुत रिस्पेक्टफुल नाम है हमारे हिंदी रंगमंच में, हिंदुस्तानी रंगमंच के अंदर उनका नाम बड़े आदर और अदब से लिया जाता है। और डॉक्टर प्रभजोत कुलकर्णी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, पंजाबी अकादमी की पूर्व में वो गवर्निंग काउंसिल में रही हैं, थिएटर करती रही है, मेरी आदरणीय है, मेरी बड़ी दीदी है वो। आपका भी स्वागत है हमारे बीच में धर्मेंद्र सिंह जी। और अच्छी बात है कि हमारे बीच में स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं और थिएटर के भी काफी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ना केवल दिल्ली से बल्कि कनाडा और मैं देख रहा हूँ कि अमेरिका से भी काफी लोग जुड़े हैं हमारे बीच में, ये बहुत अच्छी बात है। आज का हमारा जो हमें जो सहयोग दे रहे हैं, टेक्निकल सहयोग दे रहे हैं, वो है प्रशांत नेगी जी। प्रशांत नेगी जी अबीर एंटरटेनमेंट उनका अपना ग्रुप है और इस तरह के प्रोग्राम वो काफी करते रहे हैं। कविता के आदमी हैं, कहानी के आदमी हैं, और मेरे जैसों को भी वो कई बार मंच पे लाए हैं। प्लीज मंजीत जरा बच्चे को साइड में कर दो। और जो लोग नहीं बोल पाएंगे वो अपना स्पीकर को ऑफ कर दें, जब बोलना हो तब वो अपना स्पीकर को ऑन करें और ज्यादा मूवमेंट ना रखें। हमारा आज का विषय है दिल्ली का पंजाबी रंगमंच और पंजाबी अकादमी की भूमिका। पिछले काफी दिनों से जब से लॉकडाउन हुआ है, मैं दिल्ली के पंजाबी रंगमंच पे क्या कर रहा था। दिल्ली का पंजाबी रंगमंच 1942 से मैं शुरू हुआ था
जिसमें तमाम जो दिल्ली के रंगकर्मी थे और जो जिन्होंने दिल्ली में रंगकर्म किया है, तो दिल्ली के नाटककार हैं, दिल्ली में जो नाटक हुए हैं, जिन जिन के बारे में हमारी चर्चा हुई है, उसको लेके हमने पंजाबी एकेडमी तक का, और हरविंदर कौर लास्ट हमने किया था गुरदेव सेहरा के ऊपर भी हमने चर्चा की थी। तो गुरदयाल सिंह खोसला से लेकर गुरदीप चेहरा तक और हरविंदर कौर तक हम लोगों ने चर्चा की। पंजाबी रंगमंच दिल्ली के अंदर बहुत एक समृद्ध रहा, बड़ा बलशाली रहा है। एक टाइम ऐसा होता था जब दिल्ली के अंदर हर हफ्ते पंजाबी नाटक हुआ करते थे और 3-3, 4 नाटक होते थे। अगर हम सप्रू हाउस तक के पीरियड को मान ले, 1942 से लेकर सप्रू हाउस तक के पीरियड को, तो आप देखेंगे दिल्ली के अंदर पंजाबी रंगमंच बहुत हुआ है, बहुत बलशाली था। लगभग हर दूसरे तीसरे दिन हमारे यहाँ पंजाबी रंगमंच हुआ करता था। आज भी अगर आप दिल्ली के रंगकर्मियों को देखें तो उसमें ज्यादातर पंजाबी बैकग्राउंड के, बहुत से हमारे पंजाबी बैकग्राउंड के। फिर सप्रू हाली और एक अच्छी स्वस्थ परंपरा थी पंजाबी नाटकों की, उसको थोड़ा सा उसने गिराया था, उसकी मर्यादा को भंग किया था। लेकिन बाद में डॉक्टर सिद्धू और पंजाबी एकेडमी का उदय हुआ 1982 में, और फिर उसके बाद जो पंजाबी रंगमंच की भूमिका है, इस पे हम बात कर रहे हैं। हमारे पास पहले हमारे वक्ता हैं डॉक्टर रवेल सिंह। डॉक्टर रवेल सिंह शुरू से ही पंजाबी एकेडमी के साथ जुड़े रहे हैं। जब पंजाबी एकेडमी बनी थी, जब वो प्रोग्राम ऑफिसर के तौर पे रहे, और उन्होंने 3 सेक्रेटरी के अंडर काम किया। पहले डॉक्टर मंजीत सिंह के अंडर काम किया, डॉक्टर एम एस बत्रा के साथ के अंडर काम किया, फिर गुप्ता जी का पीरियड था। हमारे गुप्ता जी क्योंकि मेरे फादर के बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों एक ही डिपार्टी रहा। उसके बाद प्रीतम सिंह बत्रा जी का पीरियड आया, डॉक्टर प्रीतम सिंह बत्रा जी का, और उसके बाद डॉक्टर रवेल सिंह सेक्रेटरी के तौर पर अपॉइंट हुए। उससे पहले वो प्रोग्राम ऑफिसर के तौर पर और या जो भी उनका प्रोजेक्ट के तौर पर जुड़े हुए थे। तो मैं सबसे पहले पंजाबी एकेडमी की क्या भूमिका रही है, क्या दशा थी और क्या दिशा आज हो सकती है दिल्ली के पंजाबी रंगमंच को लेकर, डॉक्टर रवेल सिंह जी। हाँ जी रवि जी, सारे मेरे वालों सत श्री अकाल। मैं हिंदी च बोला कि पंजाबी च बोला? आप किसी भी भाषा में बोलो, सब समझने वाले हैं। चलो मैं पंजाबी बोलता हूँ। सिर्फ ये कि बाद में ये हमारा फेसबुक पे जाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि हिंदी में भी रखें आप, क्योंकि फेसबुक पे भी जाएगा। हिंदी बोल लेते हैं। ऐसे है कि मैं 1980 में दिल्ली आया था, और जब मैंने आके ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किया तो 1982 में पंजाबी एकेडमी बनी है, सितंबर 1982 में। तब सप्रू उसका थिएटर जरूर हो रहा था, बहुत ज्यादा हो रहा था। और पैरेलल मैंने 1-2 नाटक उस टाइम डॉक्टर सिद्धू के देखे थे, भजनों देखा था, और शायद अंबिया तरसेंगी देखा था। उससे पहले मैंने दिल्ली का थिएटर नहीं देखा था। सप्रू का उसका थिएटर भी सुना था, मैंने अंदर जाके नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। पर 82 में जब पंजाबी एकेडमी बनी तो मेरे को मनोज सिंह बत्रा तब स्टेशन डायरेक्टर थे ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के, उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आप पंजाबी एकेडमी ज्वाइन करिए, और मेरे को उन्होंने मंजीत सिंह जी के पास भेजा जो 36 अशोक रोड पर रहते हैं। तो वहां पर मंजीत सिंह जी मेरे को 83 की बात है, जनवरी में उन्होंने मेरे को डेली बुलाते थे सुबह 8:30, और फिर मेरे को अपनी कार में लेकर निकल जाते थे, क्योंकि वो ईपीएमसी के चेयरमैन थे तब। तो डेली बातें करते थे कि पंजाबी के लिए हम दिल्ली में क्या कर सकते हैं। तो बीच बीच में जब थिएटर की बात आती थी, और क्योंकि मंजीत सिंह महाराजा रणजीत सिंह ट्रस्ट के भी सेक्रेटरी थे, इसलिए उनको सप्रू थिएटर से बहुत चिड़े हुए थे। उनका पहला ही फोकस ये था कि हम सप्रू थिएटर की जगह को अच्छा थिएटर कैसे कराएं। तो मैंने जैसे गाड़ी में बैठता था, मैं बच्चा था, अभी बहुत छोटी उम्र थी मेरी, आई वाज जस्ट 25 एट दैट टाइम। तो मैं उनको ये कहता था कि हम अच्छा थिएटर दिल्ली में और ला के दिखाएं, डॉक्टर सिद्धू तो कर ही रहे, पर और थिएटर ला के दिखाएं तो हो सकता है कि हम सप्रू उसको बंद कर दें। तो 83 में ही प्रोग्राम बना के हम थिएटर करेंगे, फेस्टिवल करेंगे। मैंने जो पहले दिन फेसबुक पे बोला उसमें कुछ करेक्शंस हैं कि 84 में पहला फेस्टिवल नहीं हो पाया था, क्योंकि 84 में दंगे हो गए थे, और इसलिए 85 में पहला थिएटर फेस्टिवल पंजाबी एकेडमी ने किया। पर बीच बीच में फेस्टिवल नाटक होते रहे हैं, जैसे सिद्धू का अंबिया तरसेगी भजनों दोबारा हुआ, और
और भी सिद्धू के जो प्ले 5-6 प्ले सिद्धू के एकदम छपे थे, उनमें सभी लगभग प्ले बारी बारी होते भी रहे और पंजाब से हम प्ले बुलाते रहे। जो मेरे को याद है कि जब थिएटर फेस्टिवल हुआ था तो तब बंसी कौल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में शायद स्टूडेंट थे या टीचर थे, आई डोंट नो, बट उनको हमने मनाया था कि आप गुरचरण सिंह जी के साथ कुछ मिलकर तैयार करिए, हम दिल्ली में थिएटर अच्छा करना चाहते हैं। तो वो अमृतसर जाकर उन्होंने पहली बार धमक नगारे की जो प्ले है गुरशरण सिंह का वो तैयार किया था, जिसमें उसमें केवल धालीवाल ने तब बहुत छोटा था, बच्चा था, उसने रोल किया था। और पहले फेस्टिवल में गुरशरण सिंह का धमक नगारे की प्ले बंसी कौल द्वारा डायरेक्ट किया हुआ था। उसके बाद फिर एक जो पंजाबी अकेडमी की गवर्निंग काउंसिल बनी, उस गवर्निंग काउंसिल में बहुत बड़े लोग थे उस टाइम के, अमृता प्रीतम थी, हरभजन सिंह थे, प्रीतम सिंह सुखबीर थे, जस्टिस जोशी थे, अजीत कौर थी, गार्गी था, बापा प्रीतम सिंह थे, डॉक्टर नूर थे, प्रभजोत कौर थी। लगभग जो पंजाबी का हु एंड हु था उस टाइम वो सारे पंजाबी थे। और तब गवर्निंग काउंसिल ने पंजाबी अकेडमी की स्कीम्स बनाई, तो उसमें हमने थिएटर फेस्टिवल की एक स्पेशल स्कीम बनाई कि एक थिएटर फेस्टिवल हुआ करेगा और उस थिएटर फेस्टिवल में हम 5 या 6 प्ले करेंगे। जो दिल्ली में कोई प्ले तैयार करने वाले डॉक्टर सिद्धू वहां जाके और मिले तो उसका भी करो, पर पंजाब से अच्छा थिएटर लाकर दिखाया जाए, क्योंकि पंजाबी थिएटर इतना बदनाम हो चुका था कि उसको दोबारा पैरों पे खड़ा करने के लिए हमें पंजाब के थिएटर की अच्छी थिएटर की जरूरत थी। इसलिए पंजाब से ज्यादा प्ले 4 पंजाब से आते थे, एक सिद्धू का यहाँ से होता था, ये प्ले होते रहे। 2-3 साल के बाद फिर हमने वुमेन थिएटर फेस्टिवल शुरू किया और जब प्रीतम सिंह बत्रा सेक्रेटरी बने हैं उस टाइम फिर चिल्ड्रन थिएटर फेस्टिवल भी वर्कशॉप भी शुरू हुई है। पर क्योंकि मैं 82 से एकेडमी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, 82 से लेकर 96 तक मैं पंजाबी अकेडमी में रहा और उसमें हम 3 थिएटर फेस्टिवल भी करते रहे और साथ साथ में हर महीने 1-2 प्ले और भी होते रहे। और खास करके विशेष करके जो हम करते रहे कि किसी एक डायरेक्टर को बुलाना, उसके 3 प्ले 3 दिन लगातार करने। उसमें गुरशरण सिंह ने किए, डॉक्टर सिद्धू ने किए, आतमजीत ने किए, उसमें औलख ने किए, उसमें सतीश वर्मा ने किए। लगभग जब जो पंजाब में बड़े लोग थिएटर का, केवल धालीवाल ने भी किए, उसमें जो थिएटर करने वाले थे उनका हम एक इंडिविजुअल फेस्टिवल करते थे। उसमें शीला भाटिया ने भी किए थे। पर उसमें ये था कि हम जो कर भी रहे थे उसके साथ साथ हम जो दूसरे इंडिविजुअल प्ले भी कर रहे थे। कोई दिल्ली का अच्छा प्ले करने वाला उसको बुलाओ, प्ले करवाओ, तो एक हंटिंग सी चलती रहती थी। उससे ये हुआ कि सब उसका थिएटर बिल्कुल खत्म हो गया और हमारा जो थिएटर है पंजाबी अकेडमी ने, थिएटर की स्पेस जो थी वो सारी उस पे पंजाबी अकेडमी ने उसको संभाल लिया और स्पेस के ऊपर हमने काम करना शुरू किया। 96 से लेकर 2000 तक मैं पंजाबी अकेडमी से बाहर रहा हूँ। मैं पंजाबी अकेडमी छोड़कर ऑल इंडिया रेडियो चला गया, 2000 में फिर वापस आ गया और उसके आने के बाद फिर हमने जो थिएटर रेपरटरी बनाने की जो स्कीम थी वो डॉक्टर सिद्धू और मेरी एक स्कीम थी कि हम इसका किसी तरह थिएटर रेपरटरी बने। क्योंकि बंसी कौल जी मेरे को बताया करते थे उस टाइम कि इंडिया में पहली थिएटर रेपरटरी पंजाब में बनी थी, जिसके पहले जो थे उसके डायरेक्टर थे वो भाग सिंह थे और उसमें जाकर बंसी कौल जी ने मेरे को बताया था कि M.K. रैना, राम गोपाल बजाज, बंसी कौल, इन लोगों ने जाकर पंजाब की रेपरटरी में प्ले किए थे। तो हम उस मॉडल के तहत ही एक नई रेपरटरी बनाना चाहते थे। इसके लिए 3-4 साल हम डेली हर गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में हम उठाते रहे, पर हमारी बात नहीं बन रही थी। 2004 में चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित ने हमें इजाजत दी कि आप करिए, हम आपको 10 लाख रुपया इनिशियली देंगे, उसके बाद बढ़ा देंगे। क्योंकि उसके साथ साहित्य कला परिषद की रेपरटरी चल रही थी और हमें जो दिल्ली के अफसर थे वो देने को तैयार नहीं थे पैसे, पर फिर भी हमें अनाउंसमेंट कर दिया। हमने रेपरटरी करी, इसमें मसल्ली प्ले किया बबली ने और हमारे साथ विजय बैठे, इन्होंने दोनों ने मिलकर किया था। पर उसके बाद वो हमें पैसे नहीं मिले और रेपरटरी नहीं चल पाई। पर हमने थिएटर की वो जो है जो पेस है वो बना के रखी और मेरे होते हुए मैं कह सकता हूँ कि मैं उस पेस को उखड़ने नहीं दिया। मैंने पूरा जोर लगाया कि उसमें करे और उसमें हमने जो एक अपने सिस्टम बनाया था कि ऐड जाता था, ऐड के ऊपर लोग अपनी स्क्रिप्ट भेजते थे, स्क्रिप्ट सारी पढ़ी जाती थी। स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए लोग थे जिसमें गार्गी थे, डॉक्टर सिद्धू थे, डॉक्टर करणजीत थे, डॉक्टर जगबीर सिंह थे, डॉक्टर नूर थे,
इवन प्रभजोत कुलकर्णी ने भी पढ़ते थे। ये 5-6 लोगों को हम स्क्रिप्ट भेजते थे कि आप बताइए कि ये प्ले दिल्ली में होने के लायक है कि नहीं है। स्क्रिप्ट जब होके मेरे पास आ जाती थी, फिर स्क्रिप्ट को मैं खुद पढ़ता था उस नजरिए से कि इसमें कुछ एंटी गवर्नमेंट ना हो, या कुछ ऐसी चीज ना हो जो सरकार की और से सरकार की बदनामी ना हो, या सरकार की तरफ से हमारे ऊपर कोई प्रेशर ना आए। तो उसके बाद हम उस थिएटर को फिर हम अलॉट करते थे, फिर उसका फेस्टिवल होता था। फेस्टिवल में फिर हम जूरी बुलाते थे, उस जूरी में भी बहुत बड़े लोग थे। आप जानते हैं कि चार्ली जैसे लोग उस जूरी के मेंबर हुआ करते थे। और इस जूरी फिर बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट प्ले राइट, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, ऐसे बहुत सारे इनाम हम दिया करते थे। और इससे पहले भी जो हमने देखा कि इसके साथ साथ भी जो प्ले होते रहे, जो उससे पहले भी कुछ मेरे को जो मिले हैं कि 1976 में चमन गग्गारा किक्कर के कंडे प्ले का मेरे को अभी अभी कहीं से रेफरेंस मिला है। उससे पहले 1965 में परितोष गार्गी का भी ऑफिस हुआ करता था जो कमला मार्केट के आसपास पे कहीं था। उसमें उन्होंने 3 आर्ट्स क्लब बनाया था। उसमें परितोष गार्गी ने प्ले किए हैं जिसके मेरे को अभी कुछ रेफरेंस मिले हैं। और उसके बाद हमने जो है कविता नागपाल से हमने थिएटर करवाया। उसके बाद हमने हमें किराना से भी करवाया। और जो बड़े लोग थिएटर के साथ जुड़े हुए थे दिल्ली के, जो बड़ा नाम था, उनको हमने कोशिश करी कि पंजाबी, हिंदी कर रहे हैं, इंग्लिश कर रहे हैं अलग बात है, पर पंजाबी थिएटर भी करें। उसमें नीलम मान सिंह चौधरी को हमने बहुत बार बुलाया, रानी बलबीर को बुलाते रहे, और लगभग पंजाब के सारे डायरेक्टर उसमें आते रहे हैं। सो एक सिनेरियो था पंजाबी थिएटर का, जो पंजाबी एकेडमी मेरे होते 2014 तक मैं बात करूंगा, क्योंकि 2014 के बाद का जो थिएटर है, मैंने 29 जनवरी 2014 को पंजाबी एकेडमी से अलविदा ले ली थी। उसके बाद की थिएटर की बात मेरे ख्याल में गुरबेज जी करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो खुद बैठे हैं। और प्रीतम बत्रा के टाइम की और MS बत्रा जी के टाइम की और मंजीत सिंह के टाइम की बात मैं इसलिए कर दी क्योंकि मैं शुरू से जुड़ा रहा हूँ और अंत तक मैं 29 जनवरी 2014 तक मैं पंजाबी एकेडमी के साथ जुड़ा रहा हूँ। और जितना थिएटर के लिए हम कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मेरी अपनी जो PhD है वो थिएटर पर है, मैंने फोक थिएटर और पंजाब पर काम किया है। और मैंने बहुत सारे, मेरे जो सिलेक्शन का भी मेरा डंग हुआ करता था कि मैं देखता था कि किस नाटककार या कोई कौन सा डायरेक्टर जो है वो थिएटर की भाषा को समझता है। नाटक लिखना और नाटक खेलना दो अलग बातें थी। थिएटर की भाषा किसमें ज्यादा है, क्योंकि लैंग्वेज ऑफ थिएटर इज ए डिफरेंट थिंग। जैसे कविता की एक भाषा होती है, थिएटर की भाषा होती है। और मैंने वे भी महसूस किया कि जो हमारे लोग अमेरिका से पढ़ के आए थे, जैसे डॉक्टर सिद्धू हैं, बलवंत गार्गी हैं, जहाँ सुजीत सिंह सेठी थे, जहाँ कपूर सिंह गुम्मन थे, ये जो लोग बाहर की नॉलेज के साथ आए थे, इन लोगों ने जब तक अपना थिएटर इन्होंने एलिनेशन में करते रहे हैं तब तक ये कामयाब नहीं हुए। कपूर सिंह गुम्मन की बात करें, सेठ की बात करें, क्योंकि जो लोग, इनकी प्रॉब्लम ये थी कि जहाँ इब्सन के साथ जुड़े रहे, जहाँ बर्नार्ड शॉ के साथ, जहाँ दूसरी परंपराओं का थिएटर इन्होंने बहुत खूब पंजाबी में लागू करना शुरू किया। पर उनके साथ क्योंकि पंजाबी थिएटर को इन्होंने जहाँ तो प्योर लिटरेरी बना दिया, जहाँ प्योर वेस्टर्न बना दिया, या जिस थिएटरिस्ट ने पंजाबी थिएटर में लोक नाटक को साथ में जोड़ा, वही लोग पंजाबी में कामयाब हुए। और दिल्ली में वही नाटक ज्यादा पसंद किए गए जिनमें लोक नाटक के अंश थे, जिनमें नाटकी भाषा थी, जो लैंग्वेज ऑफ साइलेंस को समझते थे, जो लैंग्वेज ऑफ म्यूजिक को समझते थे, जो लैंग्वेज ऑफ लाइटिंग को समझते थे। तो हमारे एक सिलेक्शन का ये प्रोसीजर होता था कि कौन सा थिएटरिस्ट जो है कैसी भाषा का प्रयोग कर रहा है, कैसा वो थिएटर की जो पेशकारी है स्टेज के ऊपर, ये ना हो कि बहुत बड़े सेट ही लगा दिए जाएं पर सेट ही बोलते रहें, पर उसपे कैसे सिंबॉलिक कैसे होता है, मेटाफर्स कैसे यूज हो रहे हैं, सिंबल्स कैसे यूज हो रहे हैं, वो हम उसको थिएटरिस्ट की बैकग्राउंड को देखते थे, उसके बगैर हम सिलेक्शन नहीं करते थे। उसमें बहुत लोग नाराज भी हो जाते थे, दिल्ली के बहुत लोग मेरे से नाराज हुए हैं, पर हो सकता है कहीं मैं भी गलत हूँ। पर जो कोशिश थी कि अच्छा थिएटर दिखाया जाए और अच्छा थिएटर दिखाने की हमने कोशिश करी है। मेरे ख्याल में इतनी एक बात के साथ मैं खत्म करता हूँ, आगे कुछ सवाल आएगा तो उसका जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया डॉक्टर रवेल। हम सवालों का सिलसिला दोनों सेक्रेटरीज जो आपकी और डॉक्टर गुरवेज जी की बात सुनने के बाद ही हम लोग रखेंगे। आपने जो भी बातें बताई हैं, हमारे प्रताप सहगल जी हैं और संगम पांडे जी हैं और कुलजीत जी और विजय जी,
वो आप लोगों से सवाल करेंगे। उसके बाद अगर सवाल करने का टाइम बचा तो हम लोग और सुन रहे हैं उनको भी कहेंगे कि वो अपनी बात रखें हमारे मन में। मैं सिर्फ एक बात और आपसे पूछना चाहता था, अगर आप उसको कंप्लीट कर दें कि पंजाबी एकेडमी बनाने का उद्देश्य क्या था दिल्ली के अंदर, दिल्ली की पंजाबी एकेडमी बनाने का उद्देश्य। सिर्फ एक सवाल है आपकी, हम फिर गुरवेज जी के देखिए, पास जो आ जाएंगे। पंजाबी, हाँ, जो पंजाबी एकेडमी का जो पहला जो बना हुआ था, इसका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं कि इसका संविधान क्या है, उसमें लिखा हुआ है कि प्रमोशन ऑफ पंजाबी लैंग्वेज, लिटरेचर एंड लिंगुअल कल्चर। उसको लिंगुअल कल्चर में जब एसकेपी बीच में बार बार इंटरफियर करती थी कि कहती कि कल्चर हमारे पास है, आपके पास लिंगुअल कल्चर। लिंगुअल कल्चर का मतलब है कि दिल्ली का जो समूचा कल्चर, दिल्ली का जो बहुभाषाई कल्चर है, उसके लिए सभी एकेडमीज मिलकर काम करेंगी। इसमें हमें रुका जाता था कि आप पंजाबी थिएटर नहीं करिए, आप पंजाबी संगीत नहीं करिए, क्योंकि आपका काम भाषा और लिटरेचर को प्रमोट करना है। पर हम, क्योंकि मनजीत सिंह जी बहुत धनकड़ अफसर थे, वो परवाह नहीं करते, तो उन्होंने जारी रखा। पर इसका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, इसकी अमेंडमेंट फिर मेरे, जब मैं सेक्रेटरी बना हूँ, शायद 2001 या 2002 में हमने इसकी अमेंडमेंट करके फिर इसमें हमने थिएटर और म्यूजिक भी इसमें डाला, क्योंकि पहले वो भी नहीं था। पर एक जो था, एक साइलेंस के रूप में था कि हमने करना है। पर साहित्य कला परिषद बार बार उसमें रोकते थे, साहित्य कला परिषद वाले लोग, कि आप ये काम गलत कर रहे हैं। वो बार बार हमारी कंप्लेंट्स भी होती थी, पर बाद में उसका हमने ये किया कि उसको हमने उसमें संगीत भी और नाटक भी बाद में शामिल किया। पर काम हम पहले से कर रहे थे। पंजाबी एकेडमी का एक ही मकसद था कि प्रमोशन ऑफ पंजाबी लैंग्वेज, लिटरेचर एंड लिंगुअल कल्चर इन दिल्ली, फॉर दिल्ली पीपल, फॉर दिल्ली रीजन। ठीक है। मतलब उस समय जब गवर्निंग काउंसिल होती थी या एक मेमोरेंडम ये तो लिखा, गवर्निंग काउंसिल जो भी बनती थी उसके अंदर भाषा के लोग, साहित्य के लोग, ये लोग रखे जाते थे गवर्निंग काउंसिल के अंदर। मैंने तो बता दिया भाई कि ये लोग थे, अमृता प्रीतम थी, हरभजन सिंह थे, अजीत कौर थी, बापा प्रीतम सिंह थे, फिर प्रभजोत कौर थी, बलवंत गार्गी थे, जिसमें डॉक्टर अमरीक सिंह रहे हैं बहुत देर, डॉक्टर प्रेम सिंह लिंग्विस्ट रहे हैं, प्रभजोत कुलकर्णी रहे हैं, डॉक्टर सिद्धू रहे हैं। मतलब जो दिल्ली का जो हु एंड हु है वो सारे का सारा रहा है। मोहनजीत रहे हैं ना, सभी लोग ये रहे हैं पंजाबी एकेडमी की गवर्निंग काउंसिल। और दूसरे लोग नहीं हुआ करते थे पहले पंजाबी में एकेडमी में, म्यूजिक में भी रहे हैं, जैसे सिंह बंधु रहे हैं, डॉक्टर पेंटल रहे हैं, AK पेंटल है, पुष्पा हंस रही है, मदनबाला सिद्धू मेंबर रही है। मैं शुक्रिया डॉक्टर रविल जी। अब मैं हमारे सेक्रेटरी पंजाबी एकेडमी के जो वर्तमान सेक्रेटरी हैं गुरवेज सिंह जी, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो अपनी बात पंजाबी एकेडमी की, दिल्ली पंजाबी रंगमंच की भूमिका जो उनके पीरियड से लेके आज तक की है, मैं उनके विचार भी सुनना चाहेंगे। प्लीज डॉक्टर गुरवेज जी, प्लीज कैमरा ऑन तो कर दीजिए। डॉक्टर गुरवेज सिंह जी। है क्या, मेरी आवाज पहुंच रही है? प्रशांत जी देखना जरा। सर आप अनम्यूट हैं। अच्छा प्लीज सर, अनम्यूट है। अब आप हो गए जी, प्लीज यू कैन स्पीक। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है जी? आ रही है सर, आ रही है, ਤੁਹਾਡੀ आवाज आ रही है, बड़ी आवाज बहुत बुलंद है सर। मैं तो ये कह रहा कि मेरी आवाज, हाँ जी प्रशांत जी कैमरा ऑन कर दो। सब तो पहला तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਵਾਸਤੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2016 ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦੀ ਵਰਨੀ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈ ਤੇ 2015 ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਨਵੀਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਬਣ ਗਈ। 2016 ਮਾਰਚ 'ਚ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ ਬਤੌਰ ਸਕੱਤਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਲਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਦੀਆਂ, ਰੰਗਮੰਚ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 2016 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੀਆਂ 45 ਔਰ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਲਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 15-16 ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਟਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਰੰਗਮੰਚ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਘੱਟ ਪੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 40-45 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗਮੰਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨੇਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਸਿਸ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗਮੰਚ ਸਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਉਹ ਰੰਗਮੰਚ ਬਾਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਸੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰੰਗਮੰਚ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਤੌਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਨਾਟ ਮੇਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਦੇ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੰਡੀ ਹਾਊਸ ਇੱਕ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੀ, ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਾਟ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ 3 ਦਿਨ ਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਟੇਜ ਬਦਲਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਟ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਜਨਕਪੁਰੀ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਨਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਸੀ 2019, ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਕਰਕੇ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਡ ਈਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏ ਔਰ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੰਗਮੰਚ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਮੱਖਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਅਨੀਤਾ ਦੇਵਗਨ, ਹਰਦੀਪ, ਕੀਰਤੀ ਕੁਰਪਾਲ, ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਬਦੀਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ, ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਨੇਜਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਮੰਡੀ ਹਾਊਸ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਰਟ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਵਾਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਨੀਤਾ ਦੇਵਗਨ ਤੋਂ ਵੀ, ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਔਰ ਰੋਹਿਣੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਵੀ ਤਨੇਜਾ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਏ, ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੀ। थैंक यू रुपेश जी, थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं अपनी बात रखूं, लेकिन मैं माइक दे रहा हूं हमारे डॉक्टर प्रताप सहगल जी को, जो हमारे पैनल के हेड हैं और जिन्होंने शुरू से दिल्ली के अंदर रंगमंच को देखा है, पंजाबी रंगमंच को देखा है, नाटककार हैं और रंगकर्म से जुड़े हुए हैं। और उनके कई नाटक हिंदी में, लेकिन इनके हिंदी नाटकों के अंदर पंजाबी की स्मेल बहुत अच्छी आती है। इनका अन्वेषक नाटक बहुत पॉपुलर रहा है, भगत सिंह के ऊपर इनका नाटक बहुत चर्चित रहा। दिल्ली की बाकी जो अकेडमीज हैं, हिंदी अकेडमी है या फिर साहित्य कला परिषद है, उसकी एक्सपर्ट कमेटी में आप रहे हैं। दिल्ली के अंदर रंगमंच कैसा हो, ये आप सुझाव उनको देते रहे हैं, हिंदी अकेडमी को भी और साहित्य कला परिषद को भी और यूथ को भी आप देते रहे। और खास जो मैंने देखा है डॉक्टर प्रताप सहगल जी को, कि बाकी अकेडमी जो कोशिश करती है कि सिर्फ दिल्ली के लोगों को ही काम दे, दिल्ली के लोगों को ही आगे बढ़ाए, इसमें, और पंजाबी अकेडमी के बारे में आपने सुन लिया। अब मैं माइक दे रहा हूँ डॉक्टर प्रताप सहगल जी को कि वो अपनी बात रखें और जो कुछ आपने सुना उसके बारे में अपना तबसरा जो दिया। शुक्रिया रवि। पहले तो मैं रवि का ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो एक ठहरा हुआ माहौल था पंजाबी रंगमंच का, उसमें उन्होंने कुछ पत्थर मारने शुरू किए पिछले कुछ दिनों में और एक हलचल हुई। और वो हलचल ना सिर्फ दिल्ली में हो रही है बल्कि वो हलचल पंजाब में भी हो रही है। बहुत सारे लोग अपने अलग अलग तरह से जिनकी सोच है अपना कमेंट कर रहे हैं, लेकिन आज जो मुद्दा है वो पंजाबी अकादमी को लेकर और दिल्ली के संदर्भ में है। असल में ये दो पक्ष अलग अलग हैं कि एक तो पंजाबी रंगमंच एज ए होल पूरे भारत में या वैश्विक स्तर पर उसका क्या स्वरूप है, और पंजाबी अकादमी का रोल कहाँ तक है, क्या वो वैश्विक रंगमंच के संदर्भों को भी साथ में लेती है, भारत के संदर्भों को भी साथ में लेती है, और उनको समेटते हुए उसका जो मूल जो रहता है वो रहता है कि दिल्ली में जो रंग कर्म कर रहे हैं, पंजाबी से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको एक मंच दिया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए, चाहे वो नई पीढ़ी हो या वो जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, क्योंकि रंगमंच करना आप जानते हो कोई आसान काम नहीं है। ये जो सवाल उठाया था उस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला। ये सवाल रवि ने पहले भी उठाया था और आज भी उन्होंने संकेत किया कि पंजाबी अकादमी थी किसके लिए, या बाकी सारी अकादमियां, चाहे वो हिंदी अकादमी हो, साहित्य कला परिषद हो, या जितनी भी अकादमियां बनी वो थी किसके लिए। हर ये स्टेट लेवल की अकादमियां सेंट्रल अकेडमीज नहीं है। सेंट्रल अकेडमी के तौर पर साहित्य अकेडमी अपनी भूमिका निभा रही है और उसमें हर सब लोगों की अपनी भागीदारी होती है, लेकिन ये स्पेसिफिकली स्टेट लेवल की एकेडमी है और स्टेट के में जो काम कर रहे हैं उन लोगों को जो भी जुड़े हुए हैं उनको किसी तरीके से सामने लाना, उनको प्रमोट करना या उनको रिकॉग्नाइज करना। दो काम है, एक तो जो काम कर चुके हैं उनको रिकॉग्निशन देना, और
जो अभी करना चाहते हैं या बिल्कुल शुरू किया है जिन्होंने, उनको एक तरह से प्रोत्साहित करना। तो इस मामले, इसका जवाब अभी तक पंजाबी अकादमी ना तो रवेल सिंह ने दिया है, ना गुरबेज सिंह ने दिया है। दूसरा जो मेरा एक सवाल है वो मौजूदा माहौल को लेकर है। अब पहले क्या हुआ ये आप लोगों ने बताया और बहुत अच्छा, बहुत अच्छे काम हुए, बहुत बड़े काम हुए। मैं ये नहीं कहता कि वो अच्छे काम नहीं हुए, बहुत रवेल सिंह ने जो सारे विस्तार से बताया, बहुत, मैंने भी बहुत सारे नाटक देखे हैं और बहुत अच्छे अच्छे नाटक देखे हैं। लेकिन अब जो माहौल है इसमें क्या किसी तरीके का कोई सोच पंजाबी एकेडमी में और एकेडमियों में भी, ये भी वहां भी ये सवाल उठ रहा है कि क्या वहां कोई इस तरह की सोच अभी कोई विकसित हो रही है क्या, कि अभी से जो क्राइसिस पैदा हुआ है, इस क्राइसिस के संदर्भ में जो फ्रीलांसर हमारे रंगकर्मी थे या जो लिटरेचर्स थे, जो सिर्फ शब्दों के सहारे जिंदा रहते थे और जिनके पास कोई रोजी रोटी का और कोई सहारा नहीं था, वो रंगमंच के सहारे या कुछ लिख के अपनी आजीविका चला रहे थे। संगम पांडे यहाँ बैठे हैं, शायद ये भी उन्हीं में से एक है। तो क्या उनके लिए कोई किसी तरीके की कोई योजना या कोई किसी तरीके की कोई सोच एकेडमियों में डेवलप हो रही है, और क्या पंजाबी एकेडमियों को इस तरह की सोच विकसित हुई है या हो रही है? मसलन मान लीजिए अब थिएटर जैसे बंद हो रहा है, बिल्कुल कहीं थिएटर नहीं, लेकिन क्या ये संभव नहीं है, ये मैं एक सुझाव दे रहा हूँ, क्या ये संभव नहीं है कि जो लोग पंजाबी में लिख रहे हैं उनके, जैसे आज हम ये वेबिनार कर रहे हैं, इसी तरह से हम उनके रचनाओं के पाठ जो है आयोजित कर सकें। हम जो है अगर बहुत बड़ा जो ई रंगमंच की जो कल्पना हो रही है अभी, वो होगा नहीं होगा, वो साकार होगी नहीं होगी, क्या रूप लेगा या नहीं लेगा, ये तो अभी प्रश्न बहुत दूर की बातें हैं। लेकिन कम से कम मुझे लगता है कि सोलो परफॉर्मेंस तो आप लोग करवा ही सकते हैं। एक जो कलाकार, जिस तरह के अच्छे अच्छे कलाकार हैं, अगर आप उनको सोलो कुछ करने के लिए देते हैं या एक या दो पात्र नाटक हैं, तो वो तो आकर यहाँ पर कर ही सकते हैं, जिसको ज्यादा लोग देखते हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ कि जब हम लोग सेमिनार करते थे तो उसमें से मुश्किल से 30-40 या 20-25 लोग पहुंचते थे। आज भी मैं देखता हूँ 53 लोग इस वक्त यहाँ इन्वॉल्व हैं, और ये रिकॉर्डिंग चली जाएगी, जब फेसबुक पर जाएगी या और मीडिया सेंटर्स में जाएगी, तो इसको लोग जो है देखते रहेंगे और इसमें जो सवाल उठे हैं उन पर वो मंथन करते रहेंगे कि इसको किस तरह से इस बहस को आगे बढ़ाया जाए और उसके नतीजे क्या निकाले जाएं। तो ये दो सवाल मेरे सामने थे जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। लेकिन अच्छा, एक और जो सवाल जो और जगह भी मैंने कई बार रखा है वो पंजाबी एकेडमी के सामने, अब ये आज का प्रश्न नहीं है, लेकिन जब स्थितियां नॉर्मल हो जाएं, क्या कभी आपने भी इस बात पर गौर किया या सोचा कि आपकी जिससे रिपर्टरी तो बंद हो गई, रिपर्टरी को तो शुरू करना ही चाहिए, साहित्य कला परिषद की बंद हो गई, ये बहुत सारी एकेडमियों का मामला। असल में मैं क्योंकि हिंदी एकेडमी के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ और साहित्य एकेडमी के साथ, ये साहित्य कला परिषद के साथ तो बहुत लंबे अरसे से जुड़ा हुआ हूँ और उनके फंक्शन को जानता हूँ, और बहुत सारी चीजें जो वहाँ पर हो रही थी, अच्छी अच्छी हो रही थी, वो बंद हो गई। कई बार ये सवाल उठाया जाता है कि ये नाटक तो या और जो कलाएं हैं ये साहित्य कला परिषद का काम है, बाकी अकादमियों का काम तो साहित्य को प्रमोट करना है। लेकिन शब्द को प्रमोट करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। शब्द को प्रमोट करने का सिर्फ तरीका उसका पढ़ना नहीं है, वाचन नहीं है। शब्द को प्रमोट करने का तरीका उसका मंचन भी है, वाचिक तरीके से उसको आगे लाना भी है, उसको एक इमेजेस क्रिएट करके मंच पर वो भी शब्द को या लिटरेचर को प्रमोट करने का तरीका है। तीसरा, मैं ये भी नहीं जानता कि पंजाबी एकेडमी ने जो विश्व का जो बेस्ट साहित्य है या जो भारतीय भाषाओं का जो अच्छा साहित्य है, क्या कभी सोचा है या करवाया है कि वहाँ की जो एक अच्छी रचनाएं हैं उनके कुछ अनुवाद पंजाबी में हों और वो भी प्रकाशित हों, और ताकि जो पंजाबी का पाठक है, जो बहुत सारे लोग पंजाबी जानते हैं लेकिन हिंदी नहीं पढ़ सकते, अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते, तो वो किस माध्यम से पढ़ें?
क्या इस तरह का काम कभी पंजाबी अकादमी ने किया है? ये मेरे 2-3 सवाल हैं, अगर इनके जवाब आप कुछ दे सकें तो मेहरबानी। थैंक यू सहगल साहब, डॉक्टर सहगल ने बहुत अच्छी बातें कही। मैं रवि जी तुहाडे कोल ही आ रहे हैं। जो 2-3 सवाल इन्होंने उठाए, तो ये कि क्या पंजाबी अकेडमी का दिल्ली के रंगमंच के प्रति जो योगदान की बात हो रहा था, दिल्ली के रंगमंच, आपने पंजाब का रंगमंच बुलाया, हमें अच्छा लगा, देखा, लेकिन दिल्ली के अंदर आपने कितने रंगकर्मी पैदा पंजाबी अकेडमी ने किए। अरे गाने वाले पैदा कर दिए दिल्ली के, ये एक अच्छा काम था अकेडमी का। आपने कविताओं के ऊपर काफी काम किया, आपने कहानियों पे भी काम किया, लेकिन वो जो सोच थी रेपर्टरी की, वो शायद इसीलिए थी कि दिल्ली के जो रंगकर्मी हैं वो उसके साथ जुड़े, उनको कुछ पैसा मिले, उनको काम मिले, और जो नई रचनाएं हैं, जो वो पंजाबी की नई रचनाएं हैं, उनको मतलब था। मैं इस रवेल जी आपसे सिर्फ एक सवाल और पूछ के मैं आप जो भी जवाब है प्रताप जी का वो आप देंगे ही देंगे। कि मेरा ये मतलब था कि आपने बोला कि सप्रू हाउस को बंद करना, सप्रू हाउस नाटकों को बंद करना, क्या ये उद्देश्य आपने रखा था, या अच्छे नाटकों को लाना, और जो वो एक मर्यादापूर्ण नाटक नहीं थे, ऐसा नहीं है। सप्रू हाउस के उस दौर को हम पंजाबी रंगमंच के साहित्य से काट नहीं सकते। वो जैसा भी था, एक कमर्शियल थिएटर था, लोग टूट कर पढ़ते थे, 3-3 दिन थिएटर होता था। वो कैसा था? क्या हमारा पंजाबी अकेडमी का उद्देश्य ये था, या उद्देश्य ये था कि दिल्ली में जो रंगकर्म हो रहा है, दिल्ली के उन्हीं कलाकारों से, उन्हीं एक्टरों से, उन्हीं डायरेक्टरों से हम अच्छा रंगकर्म भी करने की कोशिश करें, अच्छा साहित्य लाने की कोशिश करें? क्या ये एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए था? हाँ जी रवेल जी। रवेल जी का फोन माइक ऑडियो देख लीजिएगा, रवेल जी का ऑडियो। सर अनम्यूट कीजिए। प्रशांत जी, प्रशांत जी, हेलो। हो गया ठीक है। रवेल, हाँ आ गया जी, आ गया। हाँ जी, इस तरह का जी, मैं सवाल प्रताप सहगल जी का समझ लिया, और प्रताप सहगल जी और रवि जी, असल में जदों अकेडमी बनी है उदों ये स्कीम जो बनाई गई सी कि पहली गल जो पंडित जी ने कहा कि साडा की रोल या साडा मकसद सपूस नूं खत्म करना सी, या सपूस नूं असीं पंजाबी नाटक का हिस्सा मन्नीए। पहले मैं इस गल का जवाब देना चाहना कि साडा मकसद सप्रू हाउस विच हुंदे उस थिएटर नूं खत्म करना सी, ये पक्की गल है। और मैं इस गल नाल बिल्कुल सहमत नहीं हैगा कि सप्रू हाउस दा जिहड़ा नाटक है उन्होंने पंजाबी नाटक का एक अंग मान लीए, क्योंकि वो पंजाबी नाटक नहीं सी। जो पंजाबी नाटक हुंदा ते फिर सानू खत्म करने की लोड़ पई सी। वो नाटक के नाम ते एक धब्बा सी पंजाबी दे उत्ते, और सानू लोकी मशकरियां करदे सी तुरे जांदे आ कि पंजाबी विच आ थिएटर हो रहा। पंजाबी लोकां दी कल्चर जिहड़ी आ सिर्फ एग्रीकल्चर आ, सानू ये कहा जांदा सी कि पंजाबी लोकां नू सिवाय गालां दे कुछ नहीं आउंदा। असीं वो धब्बा लाउणा चाहुंदे सी कि इस पंजाबी दा वो थिएटर खत्म करके जिहड़ा थिएटर हिंदी दा जां होर भाषावां दा, बंगाली दा, मराठी दा जिहड़ा दिल्ली विच पेश हो रहा सी, ओहदे बराबर एक पंजाबी दा थिएटर खड़ा करना चाहुंदे सी। और ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਬਣੀ, ਹਰ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਸਕੀਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਥੀਏਟਰ ਆ ਉਹ ਲਿਆਉਣਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਥੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਥੀਏਟਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ दूजिया भाषावां ते दूजिया ज़बानां दे थिएटर नूं कि पंजाबी विच भी चंगा थिएटर हुंदा है और दिल्ली विच हो सकदा है। असीं इस वास्ते वो थिएटर ही कीता जिहड़ा जिहदे विच असीं बाहरों लोक बुलाए च कोई दो राय नहीं। आ जिहड़ा दूजी एक सका कि जिहड़ी पंजाबी दी अकैडमी दी थिएटर फैसटीवल दी स्कीम है ਜਾਂ नाटक दी स्कीम च, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨबिल्ट ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਥੀਏਟਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ एस्टैब्लिश करना चाहते सी कि पंजाबी में चंगा थिएटर हुंदा
ਔਰ ਚੰਗਾ ਥੀਏਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਸਪਰੂਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗਾ ਥੀਏਟਰ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੀ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਅਧੋ ਰਾਣੀ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਪਰੂਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਤੋਸ਼ ਲਤਾ ਸਪਰੂਸ 'ਚ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਟਕ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ 2 ਵਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਜਲੰਧਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਨਵਾਰੀ ਜੋਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬੀਕੇ ਸੂਦ ਹੁਣੀ 2-3 ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪਲੇ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਦੇਵਨਾਗਰੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਪਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਈਡੀਅਮ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਦੀ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਖੇਡ ਲੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਕਦੇ ਵੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਹਿਗਲ ਜੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ, ਪ੍ਰਤੋਸ਼ ਗਾਰਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਜਸੂਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਚਰਨਦਾਸ ਸਿੱਧੂ, ਬਰਿਆਮ ਮਸਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੂਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਜੂਰੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਰਲੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਜੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੁਲਕਰਨੀ ਜੁੜੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬੀਇੰਗ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜੂਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਜੂਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਲਿਫਾਫਾ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਖੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਖੋਲਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੁਲਜੀਤ ਜੀ ਬੈਠਿਆ, ਦੇਖੋ ਕੁਲਜੀਤ ਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ 2010 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਲਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਬੈਠੇ ਆ, ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ। ਬਰਿਆਮ ਮਸਤ ਦੇ ਪਲੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਲੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਜੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਸਸਟੇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਪਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 1-2-3 ਸ਼ੋਅ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮਾਪਦੰਡ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਥੀਏਟਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾਟਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਨਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਲੇ ਦੇ 2-3 ਸ਼ੋਅ ਫੇਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਖਿੰਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਐਡ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਲੋਕ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿਲਡਰਨ ਥੀਏਟਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਿਲਡਰਨ ਥੀਏਟਰ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡ ਤੇ ਆਏ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਚੱਲਦੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰਵੀ ਹੁਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਨਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ,
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁਪਰੋਸ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੀਏਟਰ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਥੀਏਟਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਸੀ ਕੌਲ ਤੋਂ ਪਲੇਅ ਕਰਾਏ, M.K. ਰੈਣਾ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਕਵਿਤਾ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੁਲਕਰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਪਲੇਅ ਕੀਤੇ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਬਬਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਿਆਮ ਮਸਤ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਸਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਬੁਲਾਏ, ਉਹ 2-3 ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਲਾਂਬੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਰੋਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਸਸਟੇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਰਵੀ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਸਟੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰਭੇਜ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਭੇਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। थैंक यू। मैं माइक दे रहा हूँ हमारे संगम पांडे जी की, जो कि रवि जी नहीं, गुरबेज से मैं एक सवाल पूछा था कि जो मौजूदा जो क्राइसिस का टाइम है, सवाल था कि उसमें कोई आपका कुछ प्लानिंग कोरोना कि नहीं है? जो है हमारे राइटर्स ऑल्सो सारे जो, क्या आपकी कुछ अब इसमें कुछ सोच डेवलप हुई है या नहीं हुई है, या क्या कर रहे हैं, ये जानना चाहता था। हाँ जी जी रवि जी, मेरी आवाज आ रही है? हुण आवाज आ रही है सर? हाँ जी। जिस तरह प्रताप सहगल जी उन्होंने जिहड़े सवाल कीते आ, मेरा जी करता है कि जो उन्हां दे बारे जो जवाब डॉक्टर वेल सिंह उन्होंने दिते आ, उन्हां नूं मैं रिपीट ना करा, क्योंकि उन्होंने बहुत डिटेल च बहुत वधिया जवाब दिते आ। क्योंकि जिहड़ी समस्या की गल डॉक्टर वेल सिंह उन्होंने की, वो समस्या अज भी हुण दे समय च भी ज्यों दी त्यों बरकरार है। जिथों तक ये गल कही जाती है कि पंजाबी अकैडमी दिल्ली वालियां लई है कि बाहर वालियां लई है, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ जो डॉक्टर वेल सिंह ਉਹਨਾਂ ਦੇ शब्द ने मैनू इन बिन वो बिल्कुल ठीक लगते आ। क्योंकि अकादमी की मुढ़ली कोशिश ये रही है कि पंजाबी रंगमंच नूं, दिल्ली के पंजाबी रंगमंच नूं जिउंदा ते समय ते हाणदा रखिया। और मैं तुहाडे नाल एक प्रताप जी गल शेयर करदा कि 2016 च जदों सरकार वालों ये हिदायत आई कि दिल्ली के हर एरिए च रंगमंच की, बाल रंगमंच दी वर्कशॉप्स लाइयां, ते तुसीं सच जाणिओ कि 45 वर्कशॉप असीं लाइयां, सानू दिल्ली च डायरैक्शन देण वाले डायरैक्टर नहीं मिले। और असीं फिर कोशिश करके 2 वर्कशॉप वास्ते चंडीगढ़ तो साहब सिंह नूं बुलाया कि साडे कोले वर्कशॉप जादियां ने, डायरैक्टर करदे। और इस तो अगले साल वो वर्कशॉप जिहड़ियां ने 55 के करीब चलियां गईयां। ते फिर ये रवि तनेजा हुणी नहीं उहदे नाल साडे नाल सन, ਜਿਹੜੇ भी नवे डायरैक्टर ने सानू ये आण के कहा कि वो बच्चियां नू रंगमंच सिखा सकदा है और वो दिल्ली च रंगमंच कर रहा है, असीं उहनू मौका दिता। गुरदीप सेहरा, रवि तनेजा जी हुणी उस इंस्पैक्शन च भी सी, इन्हां ने कईयां ते उज़र भी कीता कि ये जिहड़े डायरैक्टर ने अजे नवे ने ये नहीं सिखा रहे। इन्हां दी गल वाजिब भी सी, पर साडी उस वेले समस्या ये सी कि दिल्ली च असीं वर्कशॉप वध तो वध लाउणीआं ने और वो लाईआं, और वो दिल्ली दे ही सारे सन। और इस दे नाल ही जिवें मैं तुहानूं कहां, कुलजीत जी बैठे ने, भावना भी मैं देख रहा सी कि ऑनलाइन ने, ये जिहड़े कुलजीत जी दा पुराने ने, भावना नवीं, गौरव, अजय सेठी, इस दे नाल ही इसी तनेजा हुई, इन्हां सारियां ने जदों भी साडे कोले आण के किसी नाटक की गल कीती है, रवि तनेजा उन्होंने किसी नाटक की गल कीती है कि यह करना है जां यह मैं नवां तैयार कीता है, पंजाबी अकैडमी के दरवाजे सदा लई खुले आ। भावें वो असीं मंडी हाउस च करिए, भावें वो रोहिणी के थिएटर च करिए,
क्योंकि पंजाबी दी जिहड़ी प्रॉब्लम जिहड़ी डॉक्टर वेल सिंह होना ने दसी है कि दिल्ली दे विच पंजाबी रंगमंच वास्ते की प्रॉब्लम है, वो अज भी ज्यों दी त्यों बरकरार है। दूसरी गल जिहड़ा तुसीं अनुवाद की गल कीती सी, अनुवाद बारे मैं डॉक्टर वेल सिंह होना दी सहमति नाल ये गल करनी चाहांगा कि डॉक्टर साहब दे वेले भी आदमजीत होना दे नाटक होर भी कई पंजाबी दे नाटककारां दे नाटक जिहड़े आ वो अंग्रेजी च भी ट्रांसलेट कीते सी, वो भी किताब असीं पंजाबी अकैडमी ने छापी सी ते हुण भी पंजाबी अकैडमी ने बादल सरकार दा नाटक 2-3 होर नाटक इकट्ठे करके जिहड़ा हैगा अधूरा पति, इहो जे नाटक जिहड़े ने वड्डे नाटक ने उन्हां नूं पंजाबी दे विच ट्रांसलेट करवा के भी छपवाया। वो काम पंजाबी पिछले समय तो ते हुण भी लगातार कर रही है कि अच्छा नाटक पंजाबी च जां इंग्लिश जां किसी होर भाषा च उन्होंने पंजाबी दे विच छपवाया जावे, वो असीं कर रहे हैं। एक गल तुसीं होर पुछी सी कि इन्हां दिनां दे विच इन्हां नाटककारां वास्ते इन्हां रंगमंच कर्मियां वास्ते की हो सकदा। मैं तुहाडी जानकारी दसां कि पंजाबी अकैडमी दीयां तकरीबन सारियां ही गतिविधियां, एक कल्ली पंजाबी अकैडमी नहीं, केंद्र सरकार दीयां हदायतां ने जिहड़ियां अगे दिल्ली सरकार ने भी कीतियां कि जिहड़े नॉन एसेंशियल डिपार्टमेंट्स ने, जिहड़े नॉन एसेंशियल डिपार्टमेंट्स ने वो तनखाहां तो बिना होर कोई खर्चा नहीं करने। और असीं जिहड़े ऑनलाइन कोई 2-4-5 प्रोग्राम कर रहे हैं, ये प्रोग्रामां वास्ते इस प्रोग्रामां च जिहड़े साडे नाल पार्टिसिपेट करते आ उन्हां नूं अकैडमी वल्लों कुछ भी पे नहीं कीता जांदा, क्योंकि दिल्ली दे आर्ट एंड कल्चर मिनिस्ट्री वल्लों भी सानूं ये हदायतां ने कि अकैडमीज़ ने जिन्ना चिर ये लॉकडाउन वाले ऑर्डर रहिंदे ने जां जिन्ना चिर तक सरकार वो पहले ऑर्डर नूं रिवाइव करके नवे ऑर्डर नहीं आउंदे, अकैडमियां कोई भी खर्चा नहीं कर सकदियां, क्योंकि अकैडमी जिहड़ियां ने वो एसेंशियल दे विच नहीं, वो नॉन एसेंशियल च होंदियां ने। इस करके इस समय दौरान असीं इस तरह की कोई स्कीम कि किवें उन्हां दी सहायता की जा सके, क्योंकि ये सरकार दा पॉलिसी मैटर है, इहदे बारे कुछ नहीं किया जा सकता। पर जिहड़ी गल इत्थे बार-बार पता नहीं क्यों कही जा रही है, जिहदा मैनूं लगदा है कि डॉक्टर वीर सिंह होना ने बड़े विस्तार च और बहुत वाजब उत्तर दिता है कि दिल्ली अकैडमी, क्योंकि जिस तरह दूजियां अकैडमियां करदियां ने संविधान भावें अड्डो-अड्ड ने, पर फिर भी सरकार दीयां कुछ पॉलिसीज़ इहो जिहियां ने कि जिहड़ियां सारियां अकैडमीज़ वास्ते ने। दिल्ली दी पंजाबी अकैडमी ने सदा दिल्ली च कोई भी अज भी तुसीं सुन रहे हो, मैं तुहाडे राहीं भी ये कहना चाहना कि पंजाबी रंगमंच कोई भी दिल्ली दा वासी करना चाहुंदा होवे ते पंजाबी अकैडमी दे दरवाजे सदा खुले ने। पर जिहड़ियां गल्लां जां जिहड़े थोड़ियां जिहियां शर्तां डॉक्टर वेल सिंह होना ने दसियां कि की होना चाहिए नाटक दे विच पंजाबी दा भाषा दा, ओहदी दिक्कत जिहड़ी अज तो पहला हुंदी सी वो अज भी बरकरार है। इस करके ये प्रॉब्लम्स आ रही ने। बाकी दिल्ली अकैडमी पंजाबी रंगमंच वास्ते सदा तत्पर है और सदा रहेगी जी। चलो शुक्रिया जी। मैं संगम पांडे जी से दरख्वास्त करूंगा कि माइक संगम पांडे जी को दे दो ना। संगम पांडे जी हमारे सीनियर क्रिटिक हैं और पूरे हिंदुस्तान का रंगमंच देखते रहे हैं। हिंदी रंगमंच पे काफी चर्चा हुई है। पंजाबी संगम पांडे के नाम से आप ये अनुमान मत लगाइए कि वो हिंदी के आदमी है। वो पैदाइश उनकी दिल्ली में है और मजे की बात यह है कि पंजाबी बहुत अच्छी तरह समझते हैं और चाहे बोलते ना हो। और पंजाबी रंगमंच के ऊपर उन्होंने काफी समीक्षाएं भी लिखी है। पंजाबी अकेडमी के सारे प्रोग्राम उन्होंने देखे हैं और वो लिखते समीक्षा वगैरह लिखते रहे हैं। हिंदी के नाटक भी देखते हैं, तो एक तुलना जो है वो कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर संगम पांडे से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपनी बात रखें। संगम पांडे जी। जी ये बात असल में एक साथ 2-3 ट्रैक पे चल रही है। हेलो, हाँ आ रही है आवाज? हाँ जी। ये बात असल में एक साथ 2-3 ट्रैक पे चल रही है, तो उन चीजों में मेरी कोई खास दखल नहीं है। लेकिन मैं इतने करीब दिल्ली में एक तो 50 साल से ज्यादा से रहते हुए हो गए, और दूसरा ये कि नाटक देखते हुए इतने साल हो गए, तो कुछ ऑब्जर्वेशन है जो मैं अपने रखूंगा यहाँ पे। एक तो ये जो सप्रू हाउस थिएटर पर जो बात हुई है लगातार और उसको बड़ा कोसा गया है,
तो मुझे ये लगता है कि जो सप्रू हाउस थिएटर यहाँ पे खड़ा हुआ दिल्ली में, उसकी वजह ठीक ठीक वही वजह है जिस वजह से पंजाबी कल्चर जो है वो एक पॉपुलर कल्चर के रूप में पूरे देश में छा गया। वो ठीक ठीक वही वजह सप्रू हाउस थिएटर के भी पॉपुलर होने के पीछे रही है। लेकिन और इसी वजह से ऐसा हुआ कि जब पंजाबी ऐसा पॉपुलर कल्चर है, सब जगह उसी का चलता है, बंगाल तक की शादियों में वही गाने होते हैं, तो ये बात याद ही नहीं रहती है कि पंजाबी की कोई अपनी रीजनल आइडेंटिटी भी अलग से भी है। और इसका मतलब ये है कि जो पॉपुलर कल्चर ने है उसने सीरियस सब्जेक्ट को, जो उसकी सीरियस इमेज है या जो वास्तविक मुद्दे हैं उनको सामने आने में थोड़ी सी दिक्कत हुई। लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि इधर के सालों में, जब से 91 के बाद दुनिया बदली है, तो एक सिनेरियो में बड़ा चेंज आया है। एक तो चेंज ये आया है कि जो वो पॉपुलर कल्चर का स्पेस था वो पंजाबी से शिफ्ट हुआ है थोड़ा सा दूसरी भाषाओं में, जैसे हरियाणवी आई है, या जो अब सीरियल देखते हैं तो उसमें बिहारी और ये भोजपुरी, इनके शब्द जो है वो काफी ज्यादा होते हैं, जैसे पहले पंजाबी के थे। तो वो चेंज आया है, और जो पंजाबी की अपनी ऑडियंस है उसमें भी एक चेंज आया है कि वो सीरियस हुई है थोड़ा धीरे धीरे ज्यादा। और इसी वजह से शायद ये कई सारी चीजें मिल के ही वो एक ऐसा सीन बना है कि जो एक गंभीर चीजें जो आनी चाहिए थी वो धीरे धीरे आई हैं। और मुझे अभी रवेल सिंह की बातों से ऐसा लगा कि शायद पंजाबी अकेडमी की इसमें बड़ी भूमिका रही। दूसरे ये है कि असल में ये एक सब्जेक्ट ये है कि जो हम जब रीजनल किसी भाषा की बात करते हैं, जैसे पंजाबियत है, तो पंजाबी में सिर्फ नाटक हो जाना ही पंजाबी थिएटर है क्या, या उसमें जो पंजाब का अपना जीवन है और पंजाब की जो अपनी यूनिक समस्याएं हैं जो वहाँ के जनजीवन की, तो वो कितनी रिफ्लेक्ट हो रही है। आप बादल सरकार का नाटक अगर पंजाबी में कर दीजिए तो वो तो बादल सरकार का ही नाटक रहेगा। तो इस दृष्टि से भी विचार करना चाहिए। और दूसरा मुझे ये लगता है कि पंजाब के दिल्ली में मैंने जितना थिएटर देखा है, तो मुझे ये लगता है कि जो रवि तनेजा जी का और चरणदास सिद्धू के नाटक जो उन्होंने किए हैं वो अपने में एक ऐसा मील का पत्थर रहे हैं कि उन्होंने पूरे इस सिनेरियो कम से कम थिएटर की दुनिया में बदलने में उनका बड़ा रोल रहा है। तो यही कुछ बातें हैं, और बातें तो असल में बहुत हो सकती हैं, मगर उसमें दिक्कत यह है कि जो वो फिर बहुत विस्तार में चली जाएंगी। तो मुझे लगता है अभी आगे के वक्ता भी हैं, वो लोग भी अपनी बात रखेंगे, कुलजीत जी रखेंगे। हाँ जी, रबेल जी कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल पांडे जी ने बहुत अच्छी बातें करी हैं कि जो पॉपुलर कल्चर की बातें हैं कि पॉपुलर कल्चर और पांडे जी मैं आपका बहुत भगत हूँ पुराना, मेरा तो आपने बहुत नाटकों का मेरे का आपने समीक्षा करी है, पर मैं पॉपुलर कल्चर पढ़ाता भी हूँ आजकल और मैं खुद पॉपुलर कल्चर जीता भी हूँ। पर पॉपुलर कल्चर और सप्रू उसके थिएटर में कुछ अंतर था। पंजाबी जो संगीत है वो पॉपुलर कल्चर है, पर जो सप्रू उसका थिएटर था वो पॉपुलर थिएटर नहीं था, पॉपुलर कल्चर नहीं था, क्योंकि उसमें सीधी गालियां दी जाती थी। अगर आप नाम ही सुन लीजिए, कुड़ी जवान थे गुआंढी परेशान, चढ़ी जवानी बुढ़े नूं जैसे नाटक, वो नाटक नहीं थे, वो गालियां थी सीधी सीधी। और मैंने पहले एक दिन फेसबुक पे बात करी थी कि पंजाबी लोग जब उजड़ कर आए हैं 47 के बाद, कुछ साल उनको लगे हैं पैर जमाने में, जब उनके पैर लगे तो उनको कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए था, और उसके पैरेलल जो शीला भाटिया थिएटर कर रही थी उस टाइम, उसको वो ऑडियंस ले रही थी, और ऑडियंस को देखते हुए कुछ लोगों ने इसको कमर्शलाइज करना कोशिश की। पॉपुलर कल्चर के नाम पर पंजाबी गालियां परोसी गई, जिसको हम बंद करना चाहते थे। पॉपुलर कल्चर के तो हम कभी भी खिलाफ नहीं रहे, पॉपुलर कल्चर के खिलाफ आप जा भी नहीं सकते कभी, क्योंकि उसकी एक अपनी मूवमेंट होती है, एक अपनी लहर होती है, उस लहर में रहना ही होता है। यहाँ तक संबंध है, सैगल जी का सवाल भी था और इनका भी था कि क्या बादल सरकार का नाटक वो बादल का ही रहेगा। बिल्कुल दुरुस्त बात है पांडे जी, क्योंकि मैंने अपने टाइम पर बहुत सारा लिटरेचर जो
दूसरी भाषाओं का पंजाबी में करवाया था और छपा है पंजाबी अकेडमी का। और जैसे गुरबेज जी ने बताया कि पंजाबी नाटक का हमने एक कलेक्शन ऑफ पंजाबी प्लेज, बड़े नाटककारों का एक एक प्ले लेकर हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके एक किताब छापी थी। कुछ पंजाबी शॉर्ट स्टोरीज हमने इंग्लिश में छापी है। 1947 की जो कहानियां जो थी ना, चुनिंदा कहानियां, उनकी किताब हमने इंग्लिश में छापी है। इसको ट्रांसलेशन हुई। पर जहां तक ये सवाल है कि बादल सरकार का नाटक तो बादल का रहेगा, बिल्कुल बादल का रहेगा। बट हम जो हमारा एक जो इच्छा थी वो थी कि जो पंजाबी नाटककार है, जो पंजाबी नाटककार पंजाब में बैठा है या कहीं और बैठा है या जहाँ भी बैठा है, जो बादल सरकार को बंगाली में नहीं पढ़ सकता, जो बादल सरकार को किसी दूसरी भाषा में नहीं पढ़ सकता, या जो गिरीश कर्नाड के नाटक मराठी में नहीं पढ़ सकता, उसको हम एक फ्लेवर दें कि भारतीय भाषाओं में नाटक कैसा लिखा जा रहा है। और वो नाटक को पढ़कर पंजाबी नाटक लिखने वाला जो नाटककार है उसकी सोच भी वैसी डेवलप हो। जहाँ अगर उससे अच्छा लिख रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं तो उसको एक मुकाबले की भावना, कंपटीशन की भावना उसमें आए। इसलिए वो नाटकों की ट्रांसलेशन हमने करवाई। और मैं तो अच्छी समझता हूँ कि बादल सरकार की ट्रांसलेशन मेरे बात हुई यार, बहुत अच्छी बात है। और भी ट्रांसलेशन होनी चाहिए। पंजाबी पोएट्री की ट्रांसलेशन हमने करवाई है। और खास करके जो पंजाबी अकेडमी का मैगजीन है समदर्शी, उसका हमने हर सेकंड इशू, साइकिल जी, हर सेकंड इशू उसका स्पेशल इशू होता था मेरे टाइम पर। और हमने उस हर सेकंड इशू में कहीं विश्व की कहानियां, कहीं भारत की कहानियां, कहीं विश्व के नाटक, कहीं भारत के नाटक, ऐसे उसके स्पेशल इशू निकाले हैं। इसलिए कि लोगों को पता चले, पंजाबी नाटककारों को पता चले, पंजाबी साहित्यकारों को पता चले कि दूसरी भाषाओं में क्या हो रहा है। इस जब तक आप कंपैरेटिवली नहीं सोचेंगे, आपकी लैंग्वेज का लिटरेचर नहीं डेवलप कर सकता, आपकी लैंग्वेज का थिएटर नहीं डेवलप कर सकता। इसलिए उन चीजों की जरूरत ही हमने किया, जितना कर सकते थे किया, क्योंकि बजट की बंदिशें थी। बजट हमारे यहाँ मेरे टाइम पे जो बजट था कि हमें एक कंसोलिडेटेड बजट हम बना के भेजते थे, जो स्कीम वाइज बजट बांटते थे, उसमें जो बजट मिलता था वो दोबारा गवर्निंग काउंसिल में जाके उसकी बजट एलोकेशन होती थी। उस एलोकेटेड बजट को ही उसी दायरे में रह के हम खर्च करते थे। थिएटर में अगर मेरे पास 10 लाख है तो 10 लाख ही है। मैं 10 लाख 1,000 नहीं खर्च कर सकता था। रीएप्रोप्रिएशन का जो प्रबंध है वो नहीं था हमारे पास। रीएप्रोप्रिएशन के लिए आपको फिर दोबारा दिल्ली गवर्नमेंट के प्राइवेट डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ता था, वो नहीं करते थे। इसलिए एक हम विजन के साथ एक बजट बनाते थे, उस बजट की प्रोविजन में हमें रह के सारे काम करने पड़ते थे मेरे को। और उसमें हम जितना थिएटर कर सकते थे थिएटर किया, म्यूजिक कर सकते थे म्यूजिक किया, पब्लिकेशंस की, गोष्ठियां हुई है, कवि दरबार हुए हैं, सब कुछ होता रहा। हमने बहुत डाइवर्सिफाई किया एकेडमीज के काम को। पर मैं नहीं कहता कि इसमें मेरे को सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि जब मैं सेटिस्फाई हो जाता तो मैं खत्म हो जाता। हमेशा इच्छाएं रहती थी कि और कुछ करें और कुछ करें। पर एक आदमी की एक सीमा होती है काम करने की, एक कैपेसिटी होती है। उस कैपेसिटी में रहकर, जितनी मेरी कैपेसिटी थी उस कैपेसिटी में रह के हमने काम किया। उसमें गलतियां भी हुई होंगी, हम नहीं कहते कि बहुत सारा ठीक ही हुआ होगा, गलतियां भी हुई होंगी। गलतियां, जो बंदा काम करे उससे गलतियां भी होंगी, पर कोशिश करी है। एक पैशन था, एक जुनून था, उस जुनून के साथ काम किया है। और मेरे ख्याल में जितना मैंने किया उसके लिए मेरे को अपने आप पे तसल्ली है कि मैंने अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं किया। अच्छा काम करते कुछ गलत हो गया हो तो मैं कह नहीं सकता। चलिए, शुक्रिया रवेश जी। कुछ एक सवाल मेरे उठे हैं लेकिन मैं बाद में करूंगा। उससे पहले मैं, क्योंकि समय हमारे पास आधा घंटा रह गया है, मैं बात खत्म करनी है। कुछ एक सवाल जो आपके साथ हैं, आपके ही बातों से सवाल निकले हैं जो मैं गुरबेज भाई से करना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले मैं बुला रहा हूँ कुलजीत सिंह जी को, जो कि टेरियर के क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, दिल्ली में रंगमंच कर रहे हैं और विश्वविद्यालय रंगमंच भी कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में भी घूमते रहे। हिंदुस्तान से बाहर भी वो हीर को लेकर गए, हीर एंड शेक्सपियर का कंपैरिजन किया है। लेकिन वो पंजाबी अकेडमी के काम को किस नजर से देखते हैं, कैसे देखते हैं, मैं माइक दे रहा हूँ कुलजीत जी को। शुक्रिया रवि जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है आपकी आवाज। थिएटर के आदमी हैं आप। थैंक यू। कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं और क्योंकि समय सीमित है तो मैं अपनी बात को उन ऑब्जर्वेशंस के साथ आगे बढ़ाकर कुछ सवालों पर छोड़कर आप लोगों से परहैप्स कहूंगा कि बाद में उसको डिस्कशन में ले आएं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात डॉक्टर रवेल सिंह जी ने कही, थिएटर की भाषा। उनके पहले नोट में उन्होंने कहा कि थिएटर की भाषा कितनी इम्पोर्टेंट है इस युग में जहां पर हम बात कर रहे हैं कि थिएटर इटसेल्फ इज द लैंग्वेज। तो
इस बात को मद्देनजर रखते हुए पंजाबी थिएटर एज अ कैटेगरी को कैसे देखेंगे? क्या वो भाषा केंद्रित होगी? क्या वो लैंग्वेज सेंटर्ड होगी? ये मेरा सवाल है। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। प्रताप सहगल जी ने एक बात कही कि वैश्विक संदर्भ क्या होगा, ग्लोबल कंसर्न क्या पंजाबी थिएटर रेस्पॉन्ड करेगा? मैं बिल्कुल मानता हूं कि पंजाबी थिएटर अगर अपने को जीवित रखना चाहता है तो उसको वैश्विक संदर्भों के साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा। मेरे 3 नाटक अभी तक मैंने पिछले 20 साल के थिएटर करियर में किए हैं जो पंजाबी में हैं। पहला नाटक मैंने ग्रीक नाटक है सोफोक्लिस का एंटीगनी, जिसका नाम रखा था प्रोजेक्ट एंटीगनी, वो पंजाबी में था। और दूसरा नाटक जो मैंने किया था वो भी सादत हसन मंटो की 6 बैंड कहानियां हैं, वो सारी की सारी बैंड हुई थी। उसका एक कोलाज बनाया था, उसका नाम रखा था कुछ अफसाने, जो कि पंजाबी में हुआ था। और ये दोनों नाटक श्री राम सेंटर में एज अ पार्ट ऑफ पंजाबी थिएटर फेस्टिवल परफॉर्म किए गए थे। तीसरा नाटक मेरा अपना लिखा हुआ नाटक है जिसका नाम है हीर शेक्सपियर, जिसमें मैं हीर वारिस शाह और शेक्सपियर के कुछ नाटकों में प्रेम की परिभाषा को देखने की कोशिश कर रहा था कि इश्क का मायना क्या है इन दो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। जहां पर हम डिजिटल लव की बात कर रहे हैं इन दिनों, वहां पर ये दोनों टेक्स्ट हमें कौन से प्रेम और कौन से इश्क को ऑफर करते हैं। तो मैंने वर्ल्ड लिटरेचर को, संगम पांडे जी भी बात कर रहे थे इस बारे में कि पंजाबी थिएटर एज अ कैटेगरी, क्या हम उसको भाषा केंद्रित रखेंगे, लैंग्वेज सेंटर्ड रखेंगे, या वो सेंसिबिलिटी है, जिसको मैं अपने शब्दों में कहूं तो मेरे लिए पंजाबी थिएटर पंजाबियत है। और क्या उस पंजाबियत को हटाकर भाषा को मैं कहीं दरकिनार नहीं कर रहा हूं, मैं कॉन्डिसेंशन से नहीं देख रहा हूं, लेकिन मेरा मानना है कि भाषा के साथ साथ पंजाबियत जो सेंसिबिलिटी है उसको देखने की भी जरूरत है व्हेन वी लुक एट पंजाबी थिएटर एज अ कैटेगरी। साथ ही साथ ईथॉस जो है, पंजाबी ईथॉस है, उसको भी साथ में लाना पड़ेगा अलोंग विद हिस्ट्री ऑफ पंजाब, पंजाबी एंड पंजाबियत। अगर ये 3-4 चीजें इनकॉर्पोरेट कर पाए तो मुझे लगता है कि जैसा आपने कहा, मैं कैंपस थिएटर, यूनिवर्सिटी थिएटर के साथ पिछले 10 सालों 12 सालों से लगा हुआ हूँ। मैं एक बहुत बड़ा फेस्टिवल भी करता हूँ जिसको बोलते हैं अटेलियर कैंपस थिएटर फेस्टिवल। उसमें नई राइटिंग्स मैंने पिछले 10 साल में 2 ही देखी हैं जो पंजाबी में हैं। हमारे पास एक मॉडल है महाराष्ट्र में मराठी नए नाटकों का, जिसमें पुरुषोत्तम फेस्टिवल होता है, और आप सब जानते हैं कि वहीं से विजय तेंदुलकर भी निकले हैं। क्या हम दिल्ली के अंदर कुछ ऐसा फेस्टिवल नहीं कर सकते कॉलेजेस में, जहां पर नए बच्चे जो पंजाबी में लिखें, और वो क्या मालूम उन्हीं नए बच्चों में, नए यूनिवर्सिटी के लड़कों में 20 साल के बाद कोई विजय तेंदुलकर खड़ा हो जाए। पहली बात तो मुझे लगता है नई राइटिंग्स पंजाबी में होने की जरूरत है। दूसरी बात, रवेल सिंह जी ने भी कहा कि कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम है। मैंने 3 महीने लगाकर एंटीगनी बनाया, उसके 2 शोज होते हैं और उसके बाद आगे शोज नहीं हो पाते। फिर मैं अपने जरिए से जो भी मेरे पास रिसोर्सेज हैं, उन नाटकों को अक्षरा थिएटर में करता हूँ, कुछ स्कूलों में करता हूँ, कलकत्ता तक लेकर जाता हूँ, लेकिन वहां पर पंजाबी एकेडमी का रोल खत्म हो जाता है। वो फिर अटेलियर रेपर्टरी या अटेलियर देखेगा कि उसको कैसे मैनेज करना है। तो वो एक सेंस में डिस्करेजिंग भी है, क्योंकि जब 3 महीने लगे और 2 ही शोज होने हैं तो उसके बाद क्या, एक बड़ा सवाल रहता है। तो मेरा जो मौलिक सवाल है पूरी बातचीत को करने का, वो ये है कि पंजाबी थिएटर को क्या हम एज अ कैटेगरी भाषा केंद्रित ही रखते हैं या उसके बियॉन्ड देखने की कोशिश कर सकते हैं। और मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि जब तक हम उसे प्रताप सहगल जी की भाषा में कहें कि वैश्विक संदर्भ में ना देखें, और अगर मुझे कोट करना हो रवेल सिंह जी की बात को, तो लैंग्वेज ऑफ साइलेंस और थिएटर की भाषा के कॉन्टेक्स्ट में ना समझें, तो वो बहुत सिकुड़ जाएगा, नैरो हो जाएगा, और उसके आगे के रास्ते बहुत संकरी होंगे और वो मालूम नहीं कहाँ पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे सवाल कुलजीत जी आपने रखे। इन सवालों का मैं सामना पिछले, जब से मैं थिएटर कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ। और ना केवल सामना कर रहा हूँ, बल्कि मुझे जो पंजाबी थिएटर के एक्सपर्ट हैं हमारे, और जो अकेडमी में भी उस समय थे लोग, रवेल जी भी बैठे, मुझे सामना भी करना पड़ता था कि तुम्हारे लड़के पंजाबी नहीं बोल पा रहे, लेकिन वो अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। एक मिनट रवेल जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, वो अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं,
वो एक अच्छी बात थी। हमारी दिल्ली की एक थोड़ी सी समस्या ये आती है कि दिल्ली में जो रंग कर्म कर रहे हैं वो लोग नहीं है जो पंजाब से आए हैं, वो लोग हैं जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर यहाँ पर आए थे। इस बात को हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मेजॉरिटी उन लोगों की है जो पंजाबी, चाहे यूपी के हों, चाहे वो बिहार के हों, चाहे वो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर आए हों, ज्यादातर पंजाबी करने वाले एक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, वो हैं। और जहां तक आपने बोला कि उसकी बात आ रही है, फाइनेंस की प्रॉब्लम तो आती है। मुझे इसका जवाब शायद प्रताप भी दे पाएंगे कि जब बाकी अकेडमीज हैं वो अपने एक्टर्स को, अपने डायरेक्टर्स को जो फाइनेंशियली सपोर्ट जो करती हैं, एक शो का लगभग 1 से 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए देती हैं, जबकि पंजाबी सिर्फ इसमें अंदर 40-50 हजार रुपए ही दे पा रही है। तो 40-50 हजार के अंदर 1 महीने की वर्कशॉप, 1 महीने की थिएटर ट्रेनिंग और रिहर्सल्स, 10-15 लोगों का खाना पीना, उनका भाड़ा, वो सब मिला के भी 70, 80, 90, 1 लाख के करीब हो जाता है। तो 50 हजार के अंदर, और मुझे ये सुनने में मिला है कि जब बाकी अकेडमी 1-1.5 लाख रुपए दे सकती है, तो पंजाबी अकेडमी क्यों नहीं दे पाती? जबकि आपने अभी बताया कि एक सर्टेन बजट पंजाबी थिएटर फेस्टिवल का हर सालाना आपके पास है, हर सालाना फेस्टिवल आपके पास। और पिछले 2-3 सालों से मुझे नहीं लगता कि थिएटर फेस्टिवल हुआ है, तो उसका बजट कहाँ जाता होगा? वो बजट भी तो यहीं पर है, या लाभ तो जाता है, या क्या होता होगा? अभी जो कुलजीत जी ने बात कही है कि क्या हम भाषा को करके, तो उसके जवाब मैं रविल जी से, और उसके बाद मैं गुरबेज जी से भी आऊंगा। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ जी। मैं कुलजीत जी की बात जो कुलजीत जी ने करी है, बहुत अच्छी बातें करी है, और सैगल जी का जो वैश्विक थिएटर का जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि पंजाबी थिएटर अपने एक खित्ते में बैठकर नहीं बन सकता, जी मैं मानता हूँ। पर जहाँ तक भाषा की थिएटर की मैंने बात करी है, वो शायद मैं समझाने में असफल रहा हूँ, मैं कामयाब नहीं हो सका। मेरे मतलब थिएटर की भाषा का मतलब पंजाबी भाषा नहीं था कुलजीत जी, मेरा मतलब था कि वो थिएटर डायरेक्टर जो थिएटर की भाषा को, रंगमंच की भाषा को समझता है, जिसको मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी, शायद मैं अभी भी नहीं समझा पा रहा हूँ। नहीं सर, मैं इंटरवीन करूं सर, मैं वो पूरी बात समझता हूँ, और उसी वजह से कह रहा हूँ कि वो थिएटर की भाषा ज्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय कि पंजाबी भाषा ओनली। मैं यही बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात को अग्री करता हूँ कंप्लीटली। मेरा मकसद वही था कि मैं थिएटर की भाषा की बात कर रहा था, मैं पंजाबी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा था, पंजाबी सेंसिबिलिटी की बात कर रहा, क्योंकि इसलिए हमने जिस लाहौर ने देखा जैसे प्ले हमने करवाए हैं। एब्सोल्युटली, मैं अग्री करता हूँ उसके साथ सर। मैं इसीलिए आपको कोट कर रहा था कि वो थिएटर की भाषा एक ज्यादा बड़ी बात है, वो एक बड़ा विस्तार का एक रास्ता खोलती है। इसलिए हमने पंजाबी सेंसिबिलिटी, मित्रों मर जानी पंजाबी में हुआ है, जिस लाहौर ने देखा पंजाबी में हुआ, जो पंजाबी सेंसिबिलिटी के प्ले हैं वो पंजाबी में ट्रांसलेट करके हुए हैं। पर जो थिएटर की भाषा की बात है उसके लिए मैं बहुत सीरियस था, क्योंकि हमने देखा है कि जो पंजाब में, जैसे अजमेर सिंह औलख थे, पंजाब का बहुत बड़ा नाम है, पंजाब में जब वो गांव में थिएटर करते थे तो 5-5 हजार बंदा उनको देखने आता था, पर उनके पास थिएटर की जो भाषा थी वो पंजाब की लाउड किसान वाली भाषा थी। जो दिल्ली में जो थिएटर देखने लोग आते हैं वो आर्ट को देखने आते हैं, वो पंजाब वाला वो थिएटर नहीं देखने आते। इसलिए कभी भी अजमेर औलख आके दिल्ली में कामयाब नहीं हुए। बहुत बड़े नाटककार हैं हमारे, बहुत बड़े थिएटर थे, तो हमारे यहाँ एक सोच बनी रहती थी कि ऐसे थिएटर को हम दिखाएं जिसमें थिएटर की, रंगमंच की वो टेक्निक वाली भाषा सारी हो। मैं उसकी बात हूँ, बाकी पंजाबी सेंसिबिलिटी की जब तक बात नहीं होगी तो उसका तो फायदा ही कोई नहीं थिएटर का। और आज की डेट में बता सकता हूँ कि पंजाब से भी ज्यादा, दिल्ली से भी ज्यादा थिएटर कनाडा में हो रहा है। परमजीत देओल जुड़ी हुई है, मैं हर महीने देखता हूँ किसी ना किसी थिएटर में वो एक्ट कर रही होती है और उसको उसके फेसबुक पे डाले होते हैं उन्होंने। ऐसे वैनकूवर में गुरदीप बुलर हैं, वो प्ले कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो थिएटर कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में पंजाबी प्ले हो रहा है, वैश्विक स्थिति बन रही है। और जो पंजाबी जो इतिहास में से, जैसे हमने भगत सिंह के ऊपर बहुत बड़ा शो किया था, अभी आपने ही बंदा बहादुर के ऊपर किया, मैंने गुरु गोबिंद सिंह जी के ऊपर, गुरु नानक देव जी के ऊपर शो किया है। तो इसमें तो जो पंजाबी सेंसिबिलिटी तो साथ में जब तक नहीं चलेगी, एक खित्ते में पंजाब के उस 22 जिलों में हम थिएटर करते रहेंगे, जब कुछ थिएटर दिल्ली में लाके दिखाते रहेंगे, वो बात बनने वाली नहीं है। पंजाबी सेंसिबिलिटी
तो साथ में लेके चलेंगे तभी चलेगी। पर उसमें थिएटर की भाषा, जिसके बारे में आतमजीत बड़े सीरियस होकर कई बार बात करते हैं, जब तक वो नहीं होगी पंजाबी थिएटर का भला नहीं होने वाला। मैं ये कहना चाहता हूँ। हाँ जी, अब मैं माइक दे रहा हूँ श्री विजय सिंह जी को। विजय सिंह जी, मैंने बताया संगीत नाटक अकेडमी के अंदर प्रोग्राम ऑफिसर हैं ड्रामा के, और संगीत तो सेंटर अकेडमी के अंदर हैं वो भारत सरकार की। इस सिलसिले में वो पूरे हिंदुस्तान का नाटक देखते हैं, जहाँ वो मणिपुर में जाते हैं, कभी केरल में होते हैं, कभी महाराष्ट्र गुजरात में हो रहे होते हैं, कभी कश्मीर में हो रहे होते हैं। हम जब भी इनको फोन करें पता लगा जी आज तो ये केरला में बैठे हुए हैं, वहां का थिएटर देख रहे हैं और वहां के थिएटर को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो पूरे हिंदुस्तान का थिएटर उन्होंने देखा है, और क्योंकि अकेडमी में रहे हैं, अकेडमी की समस्याओं को अच्छी तरह समझते हैं, तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो पंजाबी अकेडमी से कि जो दिल्ली का पंजाबी रंगमंच भी काफी रिच हो। मैं रिच वर्ड का इस्तेमाल बार बार करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि एक समय में पंजाबी रंगमंच बहुत रिच था दिल्ली के अंदर, हर दूसरा तीसरा नाटक पंजाबी भाषा में होता था। आज साल गुजर जाता है, हमें कोई नाटक देखने को नहीं मिलता। प्रताप सहगल जी की मुझे एक शिकायत बार बार मिली, आप सामने हैं, आप बोल दीजिएगा, कि वो कहते हैं कि पंजाबी अकेडमी के मुझे पहले तो खत आ जाते थे कि प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन पिछले 3-4 सालों से मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलती कि थिएटर भी हो रहा है पंजाबी का, और मैं जा ही नहीं पा रहा क्योंकि मेरे पे इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ये इन्फॉर्मेशन जो है पहुंचाना जो है, इसका भी मुझे नहीं पता क्या कारण हो गया, बीच में रुक गया है। और एक सवाल मैं गुरबेज जी से बात करूंगा कि ऐसा, और ये सवाल रवेल जी से भी है कि जब बाकी अकेडमी थिएटर एक्टर को सपोर्ट करने के लिए, डायरेक्टर को सपोर्ट करने के लिए, अपनी लैंग्वेज को सपोर्ट करने के लिए एक अच्छा फंड दे देती है, पुलिस पूरी फैसिलिटीज उसको देती है, सेट भी देती है, लाइट्स भी देती है, सब कुछ देती है, क्यों नहीं पंजाबी अकेडमी इस बारे में सोच रही। और बाकी अकेडमीज जो मैं सुनता हूँ, जब चिल्ड्रन थिएटर फेस्टिवल करती है तो साथ में एक असिस्टेंट भी देती है, असिस्टेंट की फीस भी अलग से होती है, डायरेक्टर की फीस अलग से होती है। और लेकिन अभी पंजाबी अकेडमी शायद ये नहीं कर पा रही, बजट का होगा कारण या आप जो भी है। और जो दूसरा बात कि जो कई बार ऐसा होता है कि दूसरी अकेडमी जब इतना पैसा दे देती है, और अकेडमी से, हम अपनी अकेडमी से बात करें पंजाबी, मेरे लिए पंजाबी पहले है, हिंदी बाद में है। हालांकि मुझे लोग पंजाबी हिंदी वाले कहते हैं तो पंजाबी का है, और पंजाबी वाले कहते हैं हिंदी का है। इन सवालों के बीच में एक सवाल ये भी आना चाहिए, क्या दिल्ली के अंदर ऐसे बहुत से रंगकर्मी हैं जो पंजाब से बिलोंग रखते हैं, ऐसे बहुत से नाटककार हैं जो पंजाब से बिलोंग रखते हैं, और ऐसे बहुत से रंगकर्मी हैं जो बिलोंग पंजाब से रखते हैं लेकिन हिंदी थिएटर कर रहे हैं। क्या हम उनको बुलाकर भी एक ऐसा एक माहौल बना सकते हैं पंजाबी थिएटर का कि अच्छे डायरेक्टर्स को, एनएसडी की जो है अवतार सानी जी हैं या फिर एम.के. रैना जी हैं, हालांकि एम.के. रैना जी एक बार कर चुके हैं, एम.के. रैना जी हैं और अवतार सानी है, सतीश आनंद जी हैं, ऐसे बहुत से हमारे बीच में, बंसी कौल कुमार नाम अब आ ही चुका है, बहुत से ऐसे, रंजीत कपूर हैं। भाषा के लिए उनको एक असिस्टेंट दिया जा सकता है, लेकिन दिल्ली पंजाबी का एक अच्छा बलशाली हो, एक अच्छा स्वस्थ हमें देखने को मिले, क्योंकि दिल्ली के अंदर जब पंजाबी रंगमंच होता है उसका मुकाबला पूरे राष्ट्रीय रंगमंच से हो रहा है, सिर्फ स्टेट के रंगमंच से नहीं हो रहा। ये हमें भी बात देखनी होगी। तो पूरे हिंदुस्तान के नजर से देखते हैं, क्योंकि जो समीक्षक होते हैं उनकी आदत होती है एक अच्छे नाटकों की, एक स्वस्थ नाटक को देखने की जो पूरे हिंदुस्तान में हो रहे हैं। जो दर्शक दिल्ली के हैं वो भी बहुत स्वस्थ नाटक देख रहे हैं, लेकिन हम जब दिल्ली में पंजाबी नाटक करते हैं तो हमारी ये भूमिका भी हो जाती है कि हम उसे राष्ट्रीय स्तर पर भी लेके जाएं। और ऐसे ही चिल्ड्रन थिएटर फेस्टिवल की एक भूमिका हमारी हो जाती है कि हमारा मुकाबला साहित्य कला परिषद से या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से भी हो रहा है, या वुमेन थिएटर का भी हमारा मुकाबला जो है एक राष्ट्रीय स्तर के वुमेन थिएटर वालों से हो रहा है। तो ये एक सवाल मैं गुरबेज जी से बाद में रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं विजय जी को बोल रहा हूँ, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान का थिएटर देखा है, बहुत भाषाओं में देखा है, अलग रवि जी पहला मैंने लगता है कि इत्थे आपां जवाब दे किस नजर से देखते हैं, मैं उनके सामने ला रहा हूँ। रवि जी पहला मैंने लगता है कि नहीं, प्लीज सर, प्लीज विजय जी को, कि हमको टाइम बहुत काटेगा, मैं विजय जी सुबह आपके समाप्त कर देंगे। हाँ जी विजय जी आइए। विजय जी, प्रशांत जी, विजय तक आवाज पहुंच रही है? विजय सिंह जी। जी सर, विजय जी स्पॉटलाइट में है, आप बोलिए बोलिए। माइक हाँ जी, माइक खोलो।
विजय जी माइक खोलिए अपना, आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं क्या उनका माइक? सर मेरी तरफ से ओपन है उनका माइक। विजय जी ਤੁਹਾਡਾ माइक ओपन नहीं है। चलिए फिर आप तब तक मेरा माइक ओपन है जी, आवाज आ रही है सर। अनम्यूट करो, स्क्रीन पे अनम्यूट करो। आ रही है ना? स्क्रीन पे अनम्यूट करो। हाँ हाँ, आ unmute रही करो। आ रही आ गई। बोलिए बोलिए। ਮੈਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣੀ ਰਵੀ ਤਨੇਜਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਾਲੇ ਥੀਏਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਆਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਓਵਰਆਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਪਰੂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਜੋ ਸਪਰੂ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਥੀਏਟਰ ਜੇ ਲਿਆਣਾ ਸੀਗਾ ਤੋ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਕੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ पर एक कंसोलिडेटेड कोशिश शायद इस बारे नहीं हो सकी और पंजाब वाल तकना पिया। मैनू लगता है कि हालांकि लैंग्वेज और रीजनैलिटी थिएटर विच नहीं चलती है, बादल सरकार दा थिएटर भी पंजाबी थिएटर हो सकता है और जो लैंग्वेज थिएटर दी हुंदी है जिस दे बारे रवेल सिंह जी ने बहुत खूबसूरती नाल किया, ओही उसनू वैश्विक रूप दिंदी है। क्योंकि जद असीं मैं केरला का थिएटर वेखदा तो मैं मलयाली लैंग्वेज मलयालम मैनू नहीं आती, पर फिर भी वो थिएटर की एक लैंग्वेज जो हुंदी है जो सार्वभौमिक है, सब नू समझ आने वाली भाषा, दृश्य काव्य, उस दे पॉइंट ऑफ व्यू नाल रवेल सिंह जी ने जो गल कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है और सानू उस ते बने रहना चाहिए। और टॉपिक है जो साडा अज दा कि दिल्ली रंगमंच और इस विच पंजाबी अकादमी की भूमिका। ठीक है, तुसी क्वालिटी थिएटर लियाए पंजाब तो लियाए, बट उस तो बाद की दिल्ली दे थिएटर विच उस थिएटर दे आण नाल की फर्क नजर आंदा है? क्योंकि अज जे असी नॉन पंजाबी थिएटर या पंजाबी थिएटर वाले किसी नू भी पूछिए, दिल्ली विच पंजाबी थिएटर वर्ड कहंदे ही रवि तनेजा तो दूजा ना सोचना पैंदा। रवि तनेजा दे ना तो बाद दूजा कोई होर ना सामने आंदा ही नहीं है। गुरदीप सेहरा वर्गे लोग या हरविंदर कौर या कुछ होर लोग जो इस तरह के लोग सी जो काफी कम कर सकते सी, बट साधना की कमी या जो भी कहो और जो बजटरी प्रॉब्लम्स ने वो समझ आती है। मैनू लगता है कि मैं ये जो भी गल्लां कह रहे हैं ये अपने एक संगीत नाटक अकैडमी के नाल जोड़ करके नहीं, बल्कि इस करके कह रहे हैं कि मैं आप पंजाबी थिएटर करना चाहवां ते मैनू किस तरीके की प्रॉब्लम सामने आउणगियां ते मैनू लोकल तो ही अपने आस पास तो ही चीज़ां लैणियां पैणियां। उन्हां चीज़ां नू लैंदे होए जिस तरीके नाल काम जिन्हां लोकां ने कीता ते जे अज असीं पंजाबी थिएटर दिल्ली विच गल करिए, इत्थे बैठे जिन्ने लोग ने रवि तनेजा तो बाद कोई होर ना लै नहीं सकते, है ही नहीं कोई होर ना। वाई इट इज सो? ऑल दीज years so much of your efforts, पर गल उत्थे आके आंदी कि एक बंदा सानू दिखाई दिंदा है जो पंजाबी थिएटर कर रहा है दिल्ली विच, वो हिंदी थिएटर भी कर रहा है, बट पंजाबी थिएटर दा नां लैंदे ही होर कोई ना सामने नहीं आंदा, जबकि सतीश आनंद वर्गे दिग्गज थिएटर डायरेक्टर साडे सामने ने, अवतार सानी सो मच एक्सपीरियंस थिएटर पर्सन, होर भी कई लोग ने जिन्हां नू एक्सप्लोर किया जा सकता है। इस बारे शायद सानू कुछ सोचना पड़ेगा। और एक होर मैं गल मैं कहांगा कि रिक्वेस्ट है कि एक इस तरह की स्कीम पंजाबी अकादमी लैके आवे यंग थिएटर डायरेक्टर्स दी, जो कि अज तो 10 साल बाद कुछ इस तरह के ना सामने आएंगे जो पंजाबी रंगमंच
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸਕੀਮਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜੋ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਜੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਜੋ ਚਿਲਡਰਨਸ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਚਿਲਡਰਨਸ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਲਿਆਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏ ਜਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬਜਟਰੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ, ਪਰ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ज्यादा मैं फिलहाल कुछ और कह नहीं सकता। पर थैंक यू विजय जी। मुझे लगा था शायद आप जो बात अभी चली थी लैंग्वेज के बारे में कि आप, क्योंकि आपने पूरे हिंदुस्तान का रंगमंच देखा है, भाषा तो एक माध्यम है, अल्टीमेट थिएटर लैंग्वेज जो है वो अलग चीज होती है, भाषा तो एक माध्यम नहीं, दो चीजें हैं सर। एक तो है कि पंजाबी थिएटर होना जरूरी है, पंजाबी लैंग्वेज, पर सिर्फ कोई खड़ा होके पंजाबी लैंग्वेज बोल दे, वो पंजाबी एकेडमी का बड़ा क्लियर इस मामले में बहुत क्लियर ये मसला है जो रवेल सिंह जी ने कहा। और जो बड़ी खूबसूरत बात है कि आप पंजाबी थिएटर भाषा तो जानते हैं पर थिएटर की भाषा भी जानते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात मिक्स हो रही है। हाँ, आप संगम जी प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि ये पूरे अलग वेबनायर का सब्जेक्ट हो सकता है। एब्सोल्युटली, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और इस पर काम किया रवेल सिंह जी ने। विजय सिंह जो कह रहे हैं वो असल में एक विषय है कि सिर्फ पंजाबी में नाटक होने से पंजाबी का नाटक नहीं हो जाएगा। दूसरा ये है कि पंजाबी की सेंसिबिलिटी वाला नाटक होना चाहिए। सेंसिबिलिटी वाला तो होना ही चाहिए। हाँ, और तीसरा ये है कि जब हम बंगाली नाटक को अनुवाद करके पंजाबी में करेंगे तो वो कितना पंजाबी नाटक हो पाएगा ये। और चौथी बात ये है तो बंगाल रहेगा। और चौथी बात ये है कि जो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, नहीं सर, एज ह्यूमैनिटी हमारे दर्द तो एक है ना। नहीं, वही मैं आपको कह रहा हूँ कि राजेंद्र नाथ दिल्ली में अभियान का उन्होंने एक एजेंडा बनाया था कि वो जो भी नाटक करेंगे तो भारतीय नाटक करेंगे और हिंदी में करते। तो एक स्तर पे जो भारतीय सेंसिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं सारी भाषाओं की मिलती है, भारतीय भाषाओं की। तो ये एक फर्क है, इस पे असल में पूरा अलग से एक सब्जेक्ट पे चर्चा होनी चाहिए। चलिए, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, 10 मिनट टाइम तो हमारा ओवर हो चुका है। लेकिन पंजाबी एकेडमी की ये अचीवमेंट मानी चाहिए। एक मिनट, प्रशांत जी 10-15 मिनट ले सकते हैं अभी? ठीक है। जी सर, जी बिल्कुल। मैं ये जो सवाल अभी उठे हैं, मैं उन सवालों को सिर्फ 2-4 सवाल और ऐड करते हुए माइक रवेल जी को और फिर रवेल जी को दूंगा। रवेल जी, मैं सिर्फ एक बात पूछूं कि गवर्निंग काउंसिल के अंदर साहित्य के लोग क्यों रखे जाते थे? एक सवाल मेरा आपका ये है। और दूसरा ये है कि भाषा की अकेडमी के अंदर साहित्य के लोग रखे जाने चाहिए, और जो गवर्निंग काउंसिल में लोग रखे जाते थे वो प्रोफेशनल लोग होते थे, साहित्य के लोग होते थे। ये आपने मुझे बताया, उनकी जरूरत इसलिए होती थी क्योंकि भाषा पे काम करने जा रहे हो। और प्रोफेशनल लोग का मतलब होता है कि वो रंगमंच को भी समझे, जैसे रंगमंच की भाषा की आपने कही। तो मैं यह सवाल आपसे पूछता हूं, अगर आज आप पंजाबी अकेडमी को दूर से देखें, रवेल जी मैं आपसे बात कर रहा हूं, पंजाबी अकेडमी अगर दूर से देखें, आप अपने आप को अलग कर लिए पंजाबी अकेडमी से, क्या आप पंजाबी अकेडमी को आज वही पाते हैं जहां पर आप छोड़कर गए थे? क्या गवर्निंग काउंसिल के अंदर लोग वही हैं जो उसी सोच के हैं जिस सोच के उस समय थे? क्या पॉलिटिकल प्रेशर हमारे पास है? ये कुछ सवाल मैं आपके सामने रखा हूं, जरा दूर रखकर अपने आप को पंजाबी अकेडमी से एक दर्शक के तौर पे, एक ऑडियंस के तौर पे, एक वक्ता के तौर पे मैं आपसे सवाल आपसे पूछ रहा हूं रवेल जी, कि थोड़ा अपने आप को दूर,
क्या आज पंजाबी अकेडमी का रंगमंच का स्तर वही है जो आपने छोड़ा? वही और दूसरा हाँ जी सर, रबेल जी के बाद गुरबेज जी। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਦੀ सर आपकी आवाज कम आ रही, थोड़ा बढ़ाइए। ऑडियो नहीं आ रहा? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मेरी। हाँ, अब आप आइए। मैं बजटरी प्रोविजन ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਲੱਖ ਜਾਂ 1 ਲੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ 50,000 ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣ। 50,000 ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਰਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਸ਼ੋਅ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੁਇਕਲੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਸੈਕਟਰੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ। Secretary is CEO of the academy, responsible for implementation of the policies which have been laid down by the governing council. So governing council ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਰਨਦਾਸ ਸਿੱਧੂ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰਤਾ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਆਖਰ ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਰਹੇ, ਆਖਰ ਤੱਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਰਹੇ, ਆਖਰ ਤੱਕ ਮੋਹਨਜੀਤ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜੁੜਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਆਪਣੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗਵਾ ਲਈ। ਉਹ 'ਚ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਗਵਰਨਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ, ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਕੈਡਮੀ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਭੇਜ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਕਲੋਨੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰਭੇਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੰਨਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਡਾਊਨ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਣੇ ਖੜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿਓਗੇ ਜਿਹਨੇ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਗਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਕਸੂਰ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਦਾ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲੋਨੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸੰਸਥਾ, ਮੇਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਈਵਨ ਪੇਂਟਰਸ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੇਂਟਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ, ਸਿਧਾਰਥ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਇੱਕ ਸੋਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿਰਵੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਰ ਕਲੋਨੀ ਜਾ ਕੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰ, ਈਵਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੰਗੜੇ ਗਿੱਧੇ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭੰਗੜੇ ਗਿੱਧੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਹੇਅਰ ਟੂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਭੰਗੜੇ ਵਾਸਤੇ ਓਰੀਜਨਲ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਗੀਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਰਫ ਗੀਤਾਂ ਉੱਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਪਾਉਣ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਓਰੀਜਨਲ ਭੰਗੜੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਟੈਪਸ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਓਰੀਜਨਲ ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਬੇਜ ਜੀ।
हाँ जी ਗੁਰਵੇਸ਼ ਜੀ। हाँ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰਵੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਵੇਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋਗੇ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਵੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਵੇਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕੈਡਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਜੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਰੇਟ ਘੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਥਲੀ ਭੋਜਪੁਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ 2016 ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਡਬਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਵੇਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਡਿਟੇਲ ਚ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿੱਧਾ ਭੰਗੜਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਓਰੀਜਨਲ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਿੱਧੇ ਭੰਗੜੇ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗਿੱਧੇ ਭੰਗੜੇ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ CD ਜਾਂ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਨਾ ਵਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਢੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਗਿੱਧੇ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਸਾਜ਼। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੀਪਕ ਟੌਂਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰੋਹਿਣੀ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁੱਜੂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਢੋਲ ਆ, ਅਲਗੋਜੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵੇਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ CEO ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਲਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਵੇਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰੰਗਮੰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਸਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਵੇਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਲਾਨ ਤੇ ਨੌਨ ਪਲਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲ ਵਾਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਦਾ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। शुक्रिया गुरवेश जी और डॉक्टर रवेल जी। हम इस बेसिकली इस वेबिनार का, इस चर्चा का जो मुख्य विषय यही था कि हम वापस पंजाबी रंगमंच को दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय स्तर पे लेकर आए, दिल्ली के अंदर। और दिल्ली के रंगकर्मी अगर ज्यादा से ज्यादा बढ़ सकें तो दिल्ली के एक ऐसा थिएटर फेस्टिवल पंजाबी अकेडमी अगर करा सके जिसमें सिर्फ दिल्ली के लोग हों, दिल्ली के डायरेक्टर हों, तो एक चांस ये हमें भी होना चाहिए कि दिल्ली के रंगकर्मी हों, दिल्ली के नाटककार हों। और दिल्ली, आप नाटककार चाहे पंजाब के कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन रंगकर्मी और डायरेक्टर, अगर हम दोबारा इस प्रोसेस को स्टार्ट कर सकें, एक प्रोसेस जो आपने स्टार्ट किया था सप्रू हाउस जैसे नाटकों को खत्म करने का, इसलिए आपने पंजाब से कुछ टीमें बुलाई थी और पंजाब के नाटक बुलाए थे कि सप्रू हाउस के एक जो कल्चर था और लोगों को बताने का कि ये पंजाबी नाटक नहीं है। सप्रू हाउस से पहले भी दिल्ली के अंदर पंजाबी रंगमंच हो रहा था और बहुत स्वस्थ रंगमंच था, चाहे वो खोतला साहब का हो, चाहे परितोष गार्गी का हो, चाहे फिर वो जसूजा साहब का हो, चाहे सिद्धू साहब का हो, उससे पहले भी। तो ये कहना कि सिर्फ पंजाबी सप्रू हाउस को खत्म करने के लिए पंजाबी अकेडमी ने किया, पंजाबी अकेडमी का काम था
जो था वो आपने बखूबी निभाया। हमारे बीच में डॉक्टर पीएस बत्रा जी भी आ चुके हैं, मुझे खुशी है क्योंकि हमारे वो एक पंजाबी अकेडमी के सकत्तर रहे हैं, जिनके दौर में काफी काम हुआ है। ये भी अपनी बात अगर करना चाहें तो मैं उनको स्वागत करूंगा। जो भी काम अब पंजाबी अकेडमी ने एक बता चुकी है कि पंजाब के अंदर कैसा साहित्य लिखा जा रहा है, पंजाब में नाटक साहित्य कैसा लिखा जा रहा है और क्या नाटक हो रहे हैं। तो अब मैं चाहूंगा कि जो आज का जो इसका हमारा आज का हमारा जो मोटिव है ये है कि अब एक पंजाबी अकेडमी ये कोशिश करे कि दिल्ली के अंदर भी दिल्ली के रंगकर्मियों को लेकर, दिल्ली के डायरेक्टर्स को लेकर एक पूरा फेस्टिवल करे और कुछ क्लासिक नाटक उनको खुद दे, और ताकि दिल्ली का एक अपना एक पंजाबी रंगमंच हो, अपना एक कहने को हो। ये एक मैं चाहूंगा कि इस तरह का एक प्रयास, और उसमें आप पूरा जैसे परितोष गार्गी पे हमने बात किया, पूरा फेस्टिवल हो सकता है। डॉक्टर हरभजन सिंह के नाटकों जो उनके 2 काव्य नाटक है उन पे हम काम कर सकते हैं। प्रताप सहगल जी जब हिंदी अकेडमी जाते हैं या संगम पांडे जी बात करते हैं कि हिंदी में भाषा को प्रचार करने के लिए, साहित्य को प्रचार करने के लिए वो कहानियों के रंगमंच को आगे बढ़ाते हैं, कहानियां देते हैं और पर्टिकुलर एक राइटर को दे देते हैं कि उस राइटर पे 10 लोग काम करेंगे। तो इससे क्या है, हमें दूसरा एक पता भी लगता है कि दूसरा साहित्य क्या क्या हो रहा है, एक आदमी कैसा लिख रहा है। तो उस पे हम काम करें, जो उसकी कहानी पढ़ने की भाषा है, और जब उसे मंच की भाषा इस्तेमाल की जाती है तो उसका एक असर कुछ और होता है। क्या ऐसा प्रयास भी पंजाबी अकेडमी को इस तरह का करना चाहिए, जो अभी तक नहीं हो पाया है, कि इस तरह के अब एक पूरा फेस्टिवल दिल्ली के नाम पर थिएटर के साथ। रविंदर रवि जी इथे 1 मिनट ਲਈ मैं गल करनी चाहांगा। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ कर रहे हो ना, हाँ जी रवि सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही सर, आ रही। हाँ जी, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ कर रहे हो ना, मैं फिर डॉक्टर वेल सिंह हुणां वाली गल ते जावांगा। कोशिश करनी चाहिए, ਅਸੀਂ कोशिश ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, पर ਜਿਹੜੀ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आउणी है कि दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਐਲਫਾਬੈਟ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ। जे ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਨਾ, मैं कोई दावा नहीं कर रहा, मेरे ख्याल डॉक्टर वेल सिंह हुणी ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਨੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਵੇਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਵੇਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣਗੀ। गुरबेज जी जी बोला जी, एक मिनट मैं इसमें कहूंगा जहां चाव आ रहा, हम एक अडॉप्टेशन, एक आदमी उनको अपॉइंट कर सकते हैं, उनको एक डायरेक्टर को एक आदमी दे सकते हैं जो पंजाबी की भाषा जो है स्क्रिप्ट है उसको देवनागरी पंजाबी में लिख के दे, उस तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग, इससे काम हो सकता है। ऐसा नहीं कि काम नहीं हो सकता है, तेरे रास्ते हैं करने के, सिर्फ इच्छा होनी चाहिए। ये इच्छा हम करें तो दिल्ली का पंजाबी रंगमंच बड़ा समृद्ध हो सकता है, बड़ा बलशाली हो सकता है, राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा हो सकता है, और खड़ा हुआ है, खड़ा हुआ था। ऐसा नहीं कि हमारे पास अच्छा साहित्य नहीं है। हमारा साहित्य, जब मैं अपने नाटक लेकर, मुझे संगम पांडे जी ने कई बार उज्जैन भेजा है, जबलपुर भेजा है, मैं पंजाबी नाटक लेके वहां जाता हूँ और वो लोग पसंद करते हैं, भाषा समझ में आती है, भाषा गल नू रवि जी तुसी केड़े बन्ने लेके जा रहे हो? आप गल कर रहे हैं मैं ये कह रहा हूँ कोशिश करिए इसको आप, कोशिश करिए इसको आप। अब मैं माइक दे रहा हूँ हमारे प्रताप सहगल जी को कि वो समाप्त करते हुए। डॉक्टर वेल सिंह हुणी कुछ कहना चाहते थे? प्लीज रबेल जी प्लीज सॉरी 10 सेकंड लूंगा। गल ठीक है बिल्कुल भी, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਾਹ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ PhDs ਬਹੁਤੀਆਂ MPhil ਨਾਟਕ ਤੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਚੰਨੋ ਬਾਜ਼ੀਗਰਨੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਤੂ ਦੋਨੋਂ ਨਾਟਕ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਔਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ NSD ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ 12-13 ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾਟਕ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਨਾਟਕ ਲਿਖਣ ਲਈ ਅਟੈਂਪਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਵੀਆਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੂਕਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਬੰਬੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚ ਨਹੀਂ, ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਖਰਬੰਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਅਲਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਕਣਕ ਦੀ ਬੱਲੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਠੀਕ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਰਾਹ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਸਤੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆ। नवे ट्रैक्टर्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ नहीं है। ये हम सब इसमें मदद कर सकते हैं। विजय जी हैं, संगम जी हैं, प्रताप जी हैं, मदद कर सकते हैं। जो अच्छे डायरेक्टर्स हमारे हैं, इमन अपना कुलजीत जी पंजाबी करते रहे हैं, हम अच्छे डायरेक्टर्स अनिल जी से लें या जो पढ़े लिखे, जो जिन्होंने रंगमंच की भाषा को अच्छा संभाला है राष्ट्रीय स्तर पे, हम उनको बुलाकर और इसमें हम लोग मदद कर सकते हैं। हम लोग ये मदद करके उनको देवनागरी स्क्रिप्ट दे सकते हैं ताकि दिल्ली के रंगमंच की एक पहचान बने। मेरी सिर्फ हमारा मकसद, जो हमारे जितने पैनल का मकसद सिर्फ एक ही है। और पंजाबी का देखिए सर, कला कोई भी हो वो सरकार पे आश्रित रही है, बादशाहों पे आश्रित रही, और वो चाहे वो मुगल बादशाह रहे हो चाहे हिंदू बादशाह रहे हो, और आज सरकार हमारी पंजाबी अकेडमी है। हम अल्टीमेट कला उन पे आश्रित रहती है, कलाकार आश्रित रहते हैं, वो अपना काम कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रचार करने का काम, उसको आगे लाने का काम ये सरकार लोगों का होता है। उसको मदद करनी चाहिए और पंजाबी अकेडमी को इस काम के लिए भी अब आगे आना चाहिए। जो एक दौर बन चुका था, अब उससे आगे बढ़े, उससे आगे आगे चले हम लोग। और क्वालिटी जो मैं कह रहा हूँ, आपने गुरवेश जी ने अपना जो टोटल सम अप में चिल्ड्रन थिएटर फेस्टिवल को बार बार जोर दिया कि उनकी जो आउटपुट है पूरे टेन्योर के अंदर वो चिल्ड्रन थिएटर फेस्टिवल की थे। बहुत अच्छी बात है, चिल्ड्रन थिएटर फेस्टिवल पूरे पंजाबी अकेडमी ने काफी किया, लेकिन उसके स्तर को भी हमें थोड़ा सा देखना चाहिए। तो स्तर एक बना हुआ था, उस स्तर को हम लोग डाउन ना करें, सिर्फ इसका भी ध्यान रखें। और क्या पॉलिटिकल प्रेशर से सेक्रेटरी भाषा को भूल जाएगा या सेक्रेटरी उस चीजों को भूल जाएगा कि स्तर नीचे गिरा दे? सेक्रेटरी का काम एक खंबे की तरह भी है कि वो समझाने का काम भी सेक्रेटरी को, गवर्निंग काउंसिल से बात करें वो कि नहीं जी ये है। और हमारी समस्या अब जो मुझे पता लग रही है कि हमारी गवर्निंग काउंसिल के अंदर आज, हालांकि सेक्रेटरी का उसमें कोई रोल नहीं पता लग चुका, लेकिन गवर्निंग काउंसिल के अंदर प्रोफेशनल लोग नहीं है जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਵੇਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ आइए डॉक्टर प्रताप सहगल जी समाप्त करने के लिए मैं डॉक्टर प्रताप सहगल जी को लेता हूं। ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਵੇਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕਾਉਂਸਿਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं डॉक्टर जैसे डॉक्टर वेल ने बोला कि सेक्रेटरी का काम नहीं होता, सेक्रेटरी का काम कम होता है। अपना क्वेश्चन किसको करना चाहते हो? चलिए उन्होंने बड़ा बढ़िया जवाब दिया, टाइम बहुत हो गया। डॉक्टर वेल सिंह उन्होंने बहुत बढ़िया जवाब दिया गवर्निंग काउंसिल बारे, पर मैंने समझ नहीं आ रही कि ਤੁਸੀਂ ਇਹ गैर वाजिब सवाल केड़ी स्टेज चलिए गुरबेज जी गैर सवाल जवाब नहीं, चलिए आपको गैर लग रहा है, लेकिन ਤੁਸੀਂ ਰੰਗਮੰਚ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ? ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੰਗਮੰਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵੇਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਅਦਾ है। हाँ जी, हाँ जी, इजाजत है भाई। इतना 2 घंटे हो गए लगभग हम लोग बात कर रहे हैं और इतनी तरह के व्यूज, मुझे लगता है ये एक तरह का ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन था और बहुत ही फ्रूटफुल सेशन रहा है। बहुत सारे सवाल आए हैं, हर सवाल का जवाब मिलता नहीं कि एक ही सेशन में मिल जाएगा, सदियां लग जाती हैं, कुछ सवालों के जवाब नहीं मिलते और यहाँ भी नहीं मिलेंगे। यहाँ तो हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आई हैं सामने, कुछ मुद्दे सामने आए हैं। पंजाबी रंगमंच को लेके जो चिंताएं हैं वो सामने आई हैं। पहले जो काम होता रहा है और अब जो हो रहा है वो सामने आया है, और जो अकादमी की अपनी सीमाएं हैं, दिक्कतें हैं, सेक्रेटरियों की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। सेक्रेटरी का रोल भी तो होता है, ऐसा नहीं है कि सेक्रेटरी का रोल ना हो, क्योंकि सेक्रेटरी भी कई बार मैंने देखा है कि एक बार जो है, जैसे शेखर वैष्णवी होते थे साहित्य कला परिषद के सेक्रेटरी, जब वो चले गए तो कोई आया नहीं, लेकिन शेखर वैष्णवी पूरी गवर्निंग काउंसिल को किस तरह से इन्फ्लुएंस करने की कैपेसिटी रखते थे, ये भी था एक। खैर वो
एक अलग मुद्दा। और ये जब ये ओपन डिस्कशन हो रही है तो जरूर बहुत सारी बातें सरकार तक भी पहुंचेंगी और पहुंचनी भी चाहिए कि सरकार के रवैये अकादमियों को लेकर या पूरे साहित्य और कल्चर को लेकर क्या है। अगर उनके रवैये सिर्फ यही हैं कि जो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं, जो पॉलिटिकली कमिटेड लोग हैं, उनको ही लाया जाए, और ये कोई इस सरकार की प्रॉब्लम नहीं है, ये हर सरकार की प्रॉब्लम है। आप साहित्य अकादमी में चले जाइए, संगीत नाटक अकादमी में चले जाइए, अगर वहां पर प्रोफेशनल है तो वो प्रोफेशनल है जो विचारधारा के स्तर पर एक पर्टिकुलर जो उसको सब्सक्राइब करते हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा को सब्सक्राइब करते हैं तो उसकी जगह है, अगर वो सब्सक्राइब नहीं करते तो उसकी जगह नहीं है। इवन ओपन माइंडेड लोगों की जगह नहीं है। ये तो कोई अच्छी स्थितियां नहीं, ये किसी भी सोसाइटी के लिए अच्छी स्थितियां नहीं है, और आर्ट एंड कल्चर के लिए तो बिल्कुल नहीं है। और इसके लिए ना रवेल सिंह जिम्मेदार है, ना गुरबेज सिंह जिम्मेदार है, ना रवि जेना, लेकिन हम लोग सब जिम्मेदार हैं। हम लोगों को ये अच्छा है, हम लोग बोल रहे हैं, बोलना चाहिए और बताना चाहिए इन लोगों को कि आप लोग क्या कर रहे हैं। आप आर्ट आज तक इतने साल हो गए, कोई एक कल्चरल पॉलिसी के नाम पर किसी सरकार के पास कोई कल्चरल पॉलिसी नहीं है। यानी कल्चरल पॉलिसी वो कल्चरल पॉलिसी होगी जो किसी सरकार की विचारधारा है, जो विचारधारा है वही कल्चरल पॉलिसी है। ये कौन सी कल्चरल पॉलिसी? तो जो एक सांस्कृतिक नीति का निर्माण होना चाहिए भारतीय स्तर पर और फिर एक राज्यों के स्तर पर, कहाँ हुआ है? तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है और इसको लेकर जरूर और बल्कि और वेबिनार करिए और लोगों को बुलाइए जो सरकार में ताल्लुक रखते हैं, सीधे जो सत्ता में बैठे हैं वो आए ना कोई। अब ये तो बिल्कुल ठीक है, सीईओ हैं, इनकी है मजबूरियां हैं, हम जानते हैं, और जहाँ जाते हैं मजबूरियां होती हैं, हम उससे बिल्कुल जो है ये नहीं कहते कि मजबूरियां नहीं है, लेकिन काम तो मजबूरियों में भी करना ही पड़ता है। वो ऐसे करिए, सबमिट करके अपने आप को सबमिशन करके करिए, या एक रास्ता निकालिए, या प्रोटेस्ट करके करिए, बहुत सारे तरीके हैं काम करने के। पर जो सवाल उठे हैं मुझे लगता है वो बहुत महत्वपूर्ण उठे हैं, और शायद आगे चीजें बढ़ेंगी। और इतना सब लोगों ने, चाहे वो रवेल सिंह हो, गुरबेज सिंह हो, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, चाहे संगम पांडे हो, कुलजीत सिंह हो, और जो रवि तनेजा तो बात कर ही रहे हैं और एग्रेसिवली बात कर रहे हैं, और वो आज से नहीं कर रहे हैं, वो पिछले लगभग 20-25 दिन हो गए हैं या एक महीना हो गया है, वो इसी को लेकर बात कर रहे हैं, और बहुत सारी जानकारियां सामने आ रही हैं, और बहुत सारे इन्होंने फिर आपके रवेल सिंह ने भी बात रखी, अशोक पुरी हैं शायद पंजाब के, उन्होंने कुछ बात रखी, बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन ये चीजें आगे बढ़े, बात आगे बढ़े। अब बात शुरू हुई है तो दूर तक जाए, और मैं तो समझता हूँ कि एक अच्छी शुरुआत है, और थोड़ी सी अगर कहा सुनी भी होती है तो हम सब एक ही नाव में तो सवार हैं, एक नाव में सवार होंगे, कोई बात करेंगे, कोई अच्छी भी करेगा, कोई मंदी भी करेगा, कोई तेज भी करेगा, कोई प्यार से भी करेगा, वो सब एक पार्ट ऑफ गेम है और उसको लेके चलना चाहिए, चल ही रहे हैं। अच्छा है आगे। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि इसमें हम लोगों ने एक अच्छी बहस की, और अब चीजें और इससे आगे सोचने के लिए हम लोग विवश हो रहे हैं। शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया प्रताप जी। मैं अब अंत में धन्यवाद दूंगा सबका, डॉक्टर रवेल सिंह जी का और गुरबेज सिंह जी का, कि उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया हमारे को। मैं डॉक्टर प्रताप सहगल जी का, संगम पांडे जी का, कुलजीत जी का, विजय का, इन सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और खास मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्रशांत नेगी जी का, जिन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया, टेक्निकली पूरा सपोर्ट किया। और अच्छी बात है कि हमारे बीच में जो PS बत्रा जी भी जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर जयदेव तनेजा जी भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर प्रज्योत कुलकर्णी भी जुड़े हुए हैं। हमारे पास समय कम है, वरना मैं इनसे भी कोशिश करता कि इनकी भी सुझाव हम लोग लेते, इनके एक्सपीरियंस सुनते, लेकिन समय का सीमा हमें बंधी हुई है। हालांकि स्लॉट हमें 40 मिनट का मिला था, लेकिन प्रशांत जी ने इसको 3 गुना कर दिया, 2 घंटे तक उसको ले लिया प्रशांत जी ने। प्रशांत जी शुक्रिया आपका। मैं एक बार सभी पार्टिसिपेंट का, स्पीकर्स का और हमारे पैनल के सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए और इस पंजाबी रंगमंच पे हम लोगों ने बात की।
इस पे शायद कुछ अच्छे निष्कर्ष निकलेंगे, अच्छी बातें निकलेंगी। हरविंदर कौर भी हमारे बीच में बबली बैंगलोर से जुड़ी हुई है और कनाडा से भी काफी लोग हमारे को फोन आया कि जुड़े थे। एक अच्छी सार्थक बात हुई है, गर्मा गर्मी कोई नहीं है। ये हम लोग अल्टीमेट हमारा सबका मकसद है कि पंजाबी रंगमंच अच्छा हो, हमारा सबका मकसद एक ही, इसलिए हम लोग जुड़े हैं यहाँ पर। और इसीलिए गुरवेज जी भी हैं, इसीलिए डॉक्टर रवेल जी भी हैं, इसीलिए प्रताप जी भी हैं, इसलिए मैं भी था, संगम जी। एक अच्छा रंगमंच हमारे सामने हो, पंजाबी रंगमंच राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे, ये एक हमारी जो भावना, और उस भावना को पंजाबी अकेडमी सपोर्ट करेगी और करनी भी चाहिए। और इस शब्दों के साथ मैं आप सबका पुनः धन्यवाद करते हुए इस वेबिनार को, इस चर्चा को मैं यही विराम देता हूं। शुक्रिया आप सबका बहुत। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया।